आनंद रंगनाथन मेरी किताब के डिस्कशन में आए तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा अंग्रेज चले गए और एक खान मार्गिल गैंग छोड़ गए कि सरकार उनकी है तो क्या और सिस्टम तो हमारा। तो इनका इकोसिस्टम अभी भी है, पूरा स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है। तो उसी के हिसाब से मैंने कहा कि ये खान मार्गिल गैंग है। ये गोदी मीडिया क्या है? ये जो माइंडसेट है ये बड़ा खतरनाक है। मतलब या तो पत्रकार हमारे चरणों में पड़े रहेंगे, हमारे चरण चुंबक रहेंगे। जो हमारे चरण चुंबक नहीं है वो गोदी मीडिया है। 2014 में क्या हुआ था जब नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू देने शुरू किए थे, तब ये कहा गया था कि सारे इंटरव्यू स्क्रिप्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त राजदीप को इंटरव्यू नहीं मिल रहा था, बरखा को इंटरव्यू नहीं मिल रहा था, जो खान मार्केट एनडीटीवी को इंटरव्यू नहीं मिल रहा था। पूरा खान मार्केट गैंग तिलमिलाया हुआ था क्योंकि उस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले इंटरव्यू नरेंद्र मोदी के थे और मोदी इनको घास नहीं डाल रहे थे। मुझे बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो ईवीएम बदनाम हुई डार्लिंग इंडी गठबंधन तेरे लिए। तो ईवीएम बेचारी फिर बदनाम होगी इंडी गठबंधन के लिए। ये होने वाला है और चुनाव आयोग को फिर देखिएगा बहुत गालियां पड़ने वाली। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में। और हमारे साथ एक बार फिर से हैं अशोक श्रीवास्तव जी। नमस्ते संजय जी। नमस्कार अशोक जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अशोक जी की पुरानी पुस्तक जो थी नरेंद्र मोदी सेंसर्ड, उस पर हम इनके साथ में वार्तालाप कर चुके हैं और आज हम वार्तालाप करने जा रहे हैं इनकी इस नई पुस्तक मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग। साहब ये गैंग कैसे बनता है? ये खान मार्केट गैंग जो है इसको परिभाषित कैसे करते हैं? ये गैंग तो बना बनाया है, मुझे लगता है आज़ादी के बाद से ही बन गया था। आनंद रंगनाथन मेरी किताब के डिस्कशन में आए तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा अंग्रेज चले गए और एक खान मार्गिल गैंग छोड़ गए। तो बेसिकली गैंग तो बना बनाया था 1947 के बाद से ही। ये जो इलीट वर्ग, ये जो बाकी जो जो बड़े बड़े बाप के बच्चे, राजा महाराजाओं के बच्चे, ये जो नेहरू जी के एक पुश्त दर पुश्त आते गए जो अंग्रेजी बोलने वाले, विदेशों से सिगरेट मंगा के पीने वाले, जो इस तरह के जो पूरे थे, तो ये तो विदेशों में अपनी अचकन प्रेस करने के लिए जाती थी उनकी। तो ऐसे लोग तो गैंग तो बना बनाया था आज़ादी के बाद। लेकिन धीरे धीरे ये गैंग जो है खत्म होना चाहिए था कायदे से, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद तो भारत को भारत के रंग में ढलना था। लेकिन दुर्भाग्य से भारत को भारत के रंग में ढलने नहीं दिया गया और खान मार्केट गैंग स्ट्रांग होता गया। और मेरा मानना है कि 2014 के बाद ये खान मार्केट गैंग और ज्यादा जो है तिलमिलाया और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, होने की कोशिश कर रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्ट्रांग हो रहा है। स्ट्रांग होने के यहाँ पर दो मायने हैं संजय जी। एक तो ये है कि पब्लिक आपको क्या आपके साथ खड़ी है वो तो नहीं दिखता, 2014 के बाद से नहीं दिखता। आपने कितनी कोशिश की, नरेंद्र मोदी को आप हरा नहीं पा रहे। लेकिन एक इकोसिस्टम जो है, जो मैं कहता हूँ जो कश्मीर फाइल में था कि सरकार उनकी है तो क्या और सिस्टम तो हमारा, तो इनका इकोसिस्टम अभी भी है, पूरा स्ट्रांग इकोसिस्टम है। तो उसी के हिसाब से मैंने कहा कि ये खान मार्केट गैंग है। और अब मैं ये मानता हूँ, जिसका अभी लगातार सब लोग जिक्र कर रहे थे और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, मैंने जो किताब में लिखा एक महीने पहले, उसको उन्होंने पुष्टि कर दी। उन्होंने कहा, एस जयशंकर ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा कि एक इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग भी है। तो मैंने उन्होंने कहा एक इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग भी है। वॉल स्ट्रीट गैंग कहते थे, ज्यादा अच्छा था। उन्होंने उसको खान मार्केट गैंग दिया क्योंकि मुझे लगता है हिंदुस्तान के लोग शायद खान मार्केट गैंग से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो मैंने अपनी किताब में यही कहा है कि नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक पूरा एक खान मार्केट गैंग है। ये वो गैंग है जो भारत को मजबूत होते नहीं देख सकता, जो भारत को कमजोर करना चाहता है, जो नहीं चाहता, वो चाहते हैं भारत एक लुंज पुंज अर्थव्यवस्था रहे, भारत एक ऐसा देश रहे जिसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर रहे। और मजबूत जब होता है भारत, तो ये खान मार्केट गैंग अपने नैरेटिव गढ़ता है उस मजबूत होते भारत को कमजोर करने के लिए। तो नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक खान मार्केट गैंग है, उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये किताब लिखी। बड़ा विरोधाभास है। वैसे तो ये जो खान मार्केट बनाई गई थी वो खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम पे बनाई गई थी, जो कि एक मूर्धन्य बिल्कुल राष्ट्रवादी थे। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है, जो जितनी मेरी जानकारी है, मैं तो खान मार्केट कम जाता हूँ कभी कभी जाता नहीं, मैं गया था एक बार। हाँ। और मैंने वहाँ फोटो वोटो भी खींची थी कि हियर आई एम इन दी खान मार्केट। हाँ।
एंड आई कांट सी एनीवन। गैंग का कोई आदमी नहीं मिला। गैंग का नहीं आदमी, तो एक्चुअल में वहां पे गैंग के आदमी तो खैर वो अंदर जो रेस्टोरेंट में वहां अब आपको बैठे दिखेंगे, लेकिन अगर जितना मेरी जानकारी है वहां पे जितनी मैक्सिमम दुकानें हैं वो सब हिंदू रिफ्यूजी की हैं जो वहां पर भारत आए 47 के बाद। तो ऐसा नहीं है कि, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि लोग ये ना सोचें कि इस खान मार्केट गैंग का खान मार्केट से ताल्लुक आता है। ये अलग बात है कि खान मार्केट गैंग जब अपने नैरेटिव गढ़ता है, बुनता है, जब अपनी साजिशें करता है, तो वो जरूर खान मार्केट गैंग उनको ऐसी जगह मिलती है जो उनको मुफीद होती है, तो इसलिए वो जरूर खान मार्केट गैंग में बैठ के ये सब काम करते हो। लेकिन वैसे खान मार्केट का खान मार्केट गैंग से कोई संबंध नहीं। वो रहते लुटियल जोन में कहीं और हैं, लेकिन वो जाते खान मार्केट गैंग है, तो ऐसा नहीं है कि खान मार्केट गैंग का सीधा खान मार्केट से संबंध। और बिल्कुल सही है। देखिए पुराणों में काला नेमी का उल्लेख आया है। तो ये जब आप देखते हैं, अभी तो जेएनयू में बहुत दिन से गया नहीं तो लंबा कुर्ता, हाँ। वो झोला एकदम और वो सब दिखने में बड़े जैसे फन से और बड़े ही जैसे कि बहुत ही शेव नहीं की होती है 25 दिन से, इस तरह का वो लुक देते हैं। खान मार्केट में इसीलिए आते होंगे कि भाई ये रेफ्यूजीज की मार्केट है। हाँ। लेकिन जो अंदर की प्लानिंग थी, वो जो अर्बन नक्सल जिसको बोलते हैं, एग्जैक्टली वो अर्बन नक्सल्स और खान मार्केट गैंग मेरे विचार से पर्यायवाची कहे जा सकते। हाँ बिल्कुल कहे जा सकते हैं। अर्बन नक्सल ही खान मार्केट गैंग जो है, दोनों के बीच एक कोलैबोरेशन है। अर्बन नक्सल जो आपको दिखेंगे, जरूरी नहीं कि हर अर्बन नक्सल खान मार्केट गैंग का सदस्य हो, लेकिन दोनों के बीच एक कोलैबोरेशन जरूर है। दोनों जो एक नैरेटिव करते हैं, जो काम करते हैं, उनमें कोलैबोरेशन आपको दिखता है। वो आप अगर पिछले 10 साल में उठा के देख लें, तो 10 साल में जो नैरेटिव्स की लड़ाई हुई, जो फेक नैरेटिव्स हुए, दोनों आपको एक साथ दिखाई देंगे। अब पिछली बार जब हमने आपसे बात की थी, तो उसी समय आपको प्रतिबंधित किया गया था। हाँ। तो ये जो गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया क्या है? देखिए इस किताब जो है, इस किताब में मैंने अपना परिचय भी ऐसे दिया, अशोक श्रीवास्तव, एक प्रतिबंधित पत्रकार की दो टूक। जी। मैं अगर प्रतिबंधित हूं तो मुझे लगता है कि ये भी एक ऐसी चीज है जिसको मैं, ये जो नैरेटिव है, इस लड़ाई में इस्तेमाल कर सकता हूं, और इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो कि इस देश में तानाशाही है, आप कह रहे हो इस देश में मीडिया स्वतंत्र नहीं, और मीडिया तानाशाही कैसे, स्वतंत्र कैसे नहीं? वो इस देश की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री की वजह से। मैं ये कह रहा हूं कि जो विपक्ष में हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो पीड़ित हैं, वो पत्रकारों को प्रतिबंधित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये 14 पत्रकार हमारे लिए प्रतिबंधित हैं। इसका मतलब, और मुझे कई बार डर लगता है, अभी तो चुनाव के नतीजे आए नहीं है, मैंने एक जो जगह ये बोला था कि आप सोचिए कि जो विपक्ष में रहकर इतना दुस्साहस कर सकता है कि ये 14 पत्रकार हमारे लिए प्रतिबंधित है, सत्ता में आने के बाद वो किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, सत्ता के में आने के बाद वो कैसे करेंगे। तो ये चीज है। तो इसलिए जो है, मैंने इसमें उस समय जब आपने ठीक कहा, उस समय ये प्रतिबंध लगा था, और मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि मतलब आप किस आधार पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। अब आप देखिए, प्रतिबंध का जो नफरत शुरू हुई थी, वो आज चमचा चमची तक आ गई। कितने दुर्भाग्य की बात। मतलब आप पत्रकारों को खड़े होकर चमचा चमची कह रहे हैं कि जो इंटरव्यू ले रहा है नरेंद्र मोदी से, वो चमचा चमची है। तो ये प्रतिबंध, ये जो माइंडसेट है, ये बड़ा खतरनाक है। मतलब या तो पत्रकार हमारे चरणों में पड़े रहेंगे, हमारे चरण चुंबक रहेंगे। जो हमारे चरण चुंबक नहीं है वो गोदी मीडिया है, जो हमारे चरण चुंबक नहीं है उनको प्रतिबंधित करेंगे, जो हमारे चरण चुंबक नहीं है उनको हम चमचा चमची कहेंगे। तो ये जो माइंडसेट है ना, यही खान मार्केट गैंग। ये जो खान मार्केट गैंग क्या है, ये सत्ता उनको चाहिए, हर हाल में सत्ता हमारे पास रहनी चाहिए, मीडिया हमारे चरणों में रहे, अधिकारी हमारे सामने लोटपोट होते रहे, सरकार हमारे हाथ में रहे, हम मंत्री तय करें, हम तय करें कि हमारी विदेश नीति क्या होगी, हम तय करेंगे कि हम लोग किससे व्यापार करेंगे, किससे नहीं करेंगे, हम तय करेंगे पाकिस्तान और चीन के साथ हमारी क्या नीति। तो ये जो सत्ता अपने पास रखने का जो ये जो है ना, यही सबसे बड़ा खतरनाक है। और इस पे चोट लग गया, इसलिए बिलबिला रहे हैं, इसलिए फेक नैरेटिव बना रहे हैं। लेकिन इनके फेक नैरेटिव को एक्सपोज करना, मुझे लगता है, ये तो आपने प्रधानमंत्री जी से इंटरव्यू मांगा जी, प्रधानमंत्री जी ने दे दिया। वो तो लगभग 75 लोगों को इंटरव्यू दे चुके हैं अभी तक। राहुल गांधी जी भी दे रहे हैं क्या इंटरव्यू? नहीं, आपने उनसे संपर्क किया? मैं तो 2014 से जी लगातार संपर्क कर रहा हूँ। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 2014 में, क्योंकि उस वक्त तो यूपीए की सरकार थी जिसके ऊपर जो मैंने आपको पहले ही बताया था मेरी जो किताब थी,
दरअसल 2014 में जब मोदी जी का इंटरव्यू तय हो गया होना है, तो मुझे कहा गया भाई राहुल गांधी का भी तो इंटरव्यू करो, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा तो हम दिखाएंगे कैसे। तो मैं 2014 के बाद से लगातार जो है राहुल गांधी का इंटरव्यू ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा और मुझे लगता है दर्शकों के मन में भी सवाल उठता होगा कि राहुल गांधी इंटरव्यू क्यों नहीं देते, क्यों नहीं दे रहे। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं दे रहे। राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा इंटरव्यू हुआ था, और मैं उसका साक्षी हूँ, मैंने उस किताब में, जो मेरी पहली किताब थी, उसमें इसका जिक्र किया है। दरअसल जितनी मेरी जानकारी है, क्योंकि मुझे ऊपर से कहा गया था, ये जनवरी 2014 की बात है, मुझे कहा गया था कि मैं राहुल गांधी का इंटरव्यू करना पड़ सकता है, उसके लिए मैं तैयारी करूँ। तो मैं तैयारी कर रहा था कि शायद मुझे राहुल जी का इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा। लेकिन उसके बाद कई दिनों तक मेरे पास कोई सूचना नहीं आई। अचानक से एक दिन जो है मैंने देखा कि टाइम्स नाउ पे अर्नब गोस्वामी के साथ राहुल गांधी के इंटरव्यूज के प्रोमो चलने लगे। तब मैंने अपने जो मेरे सूत्र थे कांग्रेस में, मैंने उनसे मालूम करने की कोशिश की कहानी क्या है। दरअसल हुआ यह था कि 2014 में कांग्रेस ने तय किया था कि राहुल गांधी एक एक कर, क्योंकि उस समय राहुल गांधी जी को रीलॉन्च करना चाह रहे थे कांग्रेस, क्योंकि मनमोहन सिंह ने कह दिया था वो प्रधानमंत्री नहीं उस समय तक तो शायद चौथी पांचवी ही रिलॉन्च थी। हाँ, चौथी पांचवी शायद, वो ज्यादा भी हो सकती है, मुझे अब तक तो 25 हो हाँ, चुकी। अब तक तो 25 भी होगी। तो कांग्रेस ने जब डिसाइड किया तो ये हुआ कि राहुल गांधी का सीरीज ऑफ इंटरव्यू करवाए जाएंगे। उसमें शायद ये हुआ कि शुरुआत दूरदर्शन से करेंगे, क्योंकि उनकी सरकार थी, तो अगर दूरदर्शन के इंटरव्यू में कहीं कुछ ऐसा होता है तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ये उनके दिमाग में होगा। लेकिन अचानक से कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, और जो मुझे जानकारी मिली, कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी प्रियंका गांधी का जो ग्रुप था उसकी वजह से चेंज की। प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि राहुल गांधी को जब आप रीलॉन्च कर रहे हैं तो धूम धड़ाके से होना चाहिए, और धूम धड़ाके से लॉन्च करने के चक्कर में उन्होंने डिसाइड किया, उस समय सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टाइम्स नाउ और अर्नब गोस्वामी थे। तो उन्होंने कहा अगर अर्नब गोस्वामी के साथ राहुल गांधी को लॉन्च करेंगे तो बहुत बड़ा धमाका होगा। और वो धमाका ऐसे हुआ कि राहुल जी की जो इमेज थी उसके चिथड़े चिथड़े उड़ गए, क्योंकि आपको मालूम है कि उस इंटरव्यू में क्या हुआ था। उस इंटरव्यू में राहुल गांधी अगले बगले झाँक रहे थे, और नवभारत और उसने न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि ऐसा लग रहा था राहुल गांधी अपनी मदद के लिए किसी को बुला रहे हैं कि भैया आओ, मैं फंस गया हूँ। और ये भी कई लोगों ने उस वक्त ये कहा था कि राहुल गांधी जब बैठे थे, उनसे कोई सवाल हो रहा था तो इधर इधर देख रहे थे, तो ये बताया जा रहा था कि पीछे कुछ लोग खड़े थे, उनको प्ले कार्ड दिखा रहे थे कि ये बोलो ये बोलो। उस इंटरव्यू में राहुल गांधी बार बार 3 शब्दों का इस्तेमाल करते थे, वुमेन एम्पावरमेंट, आरटीआई, हमने देखो आरटीआई लाई, हमने वुमेन एम्पावरमेंट किया। और वो तीसरा शब्द बोलते थे कि तीसरा भी कोई ऐसी शब्द बोलते थे, तो वो 3 शब्दों में महिला सशक्तिकरण, 3 शब्द उनसे हर सवाल जो पूछा जाता था उस पर जवाब देते थे, और अर्नब गोस्वामी के सवालों का जवाब नहीं था। उसके बाद से राहुल गांधी ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। नहीं एक और दिया एक दिया था, आराम है उसमें, आराम है उसमें, मुझे नहीं मालूम आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन एक उन्होंने रवीश कुमार जी को दिया। आप किसी और की बात कर रहे हैं? और रवीश कुमार के अलावा भी एक और दिया, शायद एक आध और इंटरव्यू एक दिया हो। दिया था, हो सकता है। वो भी क्या इंटरव्यू। हाँ, वो आपको मालूम है, जो जिस इंटरव्यू की बात कर रहे हो। मैंने रवीश कुमार का इंटरव्यू पूरा थॉरोली मैंने उसको स्टडी किया। उस इंटरव्यू में भी आपको असली गोदी मीडिया दिखाई देगा, असली गोदी मीडिया। जैसे मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण देता आप चाय कैसे पीते हैं, आप कॉफी नहीं, में। ये सवाल नहीं थे शायद, नहीं ये सवाल नहीं थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सवाल जो पूछे जाने चाहिए थे। आप तो राजस्थान के हैं, 2019 में राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और आपको अच्छी तरह से याद है जब जब राजस्थान में प्रचार हो रहा था तो राहुल गांधी जी का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि आप गिनती गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप 10 दिन गिनेंगे आपके सारे कर्जे माफ। ये राहुल गांधी जी ने वादा किया था। मैं ये कह रहा हूं एक पत्रकार होने के नाते, अगर आप राहुल गांधी जी का उस बयान के 6 महीने बाद इंटरव्यू कर रहे हो, और राजस्थान में किसानों के घर में नोटिस जा रहे हैं, उनकी जमीनें जो है सीज की जा रही हैं, तो क्या आप ये नहीं पूछोगे, आपने कहा था 10 गिनो और आपका कर्जा माफ हो जाएगा। आज 10 नहीं, आज 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं किसान को कर्जा माफ नहीं हुआ, लेकिन वो सवाल कहीं नहीं था। इसके अलावा और भी बड़े सारे सवाल थे जो राहुल गांधी जी से उस इंटरव्यू में नहीं पूछे गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस इंटरव्यू में असली गोदी मीडिया जो देश का है वो एक्सपोज हो गया। लोग इसको याद नहीं करते, लेकिन मैं इसको बार बार याद करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है, ये लोगों को याद कराने की जरूरत है। तो राहुल गांधी इसलिए इंटरव्यू नहीं देते, और हालांकि दे सकते हैं क्योंकि उनके कुछ तो बड़े पेट पत्रकार हैं ना, वो आराम से मैनेज करके राजदीप को दे सकते हैं, बड़े आराम से दे सकते हैं। राजदीप ने अभी प्रियंका का इंटरव्यू किया। एकदम बिल्कुल किया, और उसमें जो है क्या सवाल पूछेगा आपको मालूम ही है।
हालांकि उसमें खान मार्केट गैंग पे भी एक सवाल था। तो अब दूसरी बात यह है कि एक ये आरोप लग रहा है प्रधानमंत्री के ऊपर हम्म, कि साहब ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो भी इंटरव्यू हो रहे हैं तो वो सारे के सारे वहीं के इक्विपमेंट से होते हैं और क्वेश्चन भी आपको पहले से स्क्रिप्ट करके दिए जाते हैं और वहीं पर वो एडिट होते हैं और आपको सिर्फ एक पेन ड्राइव पकड़ा दी जाती है। ये भी एक फेक नैरेटिव है। देखिए उसमें क्या होता है, ये खान मार्केट गैंग में खान चल रहा है। मार्केट गैंग उसका काम ही यही है। अब देखिए जिनको इंटरव्यू नहीं मिल रहे वो क्या करेंगे। अब ये जो आज जो यहाँ पर कहा जा रहा है, ये जिसका आपने जिक्र किया 2024 में, ठीक ऐसी ही बातें संजय जी 2014 में भी हुई थी। आप रिकॉल कीजिए 2014 में क्या हुआ था, जब नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू देने शुरू किए थे तब ये कहा गया था कि सारे इंटरव्यू स्क्रिप्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त राजदीप को इंटरव्यू नहीं मिल रहा था, बरखा को इंटरव्यू नहीं मिल रहा था, जो खान मार्केट एनडीटीवी को इंटरव्यू नहीं मिल रहा था। तो पूरा खान मार्केट गैंग तिलमिलाया हुआ था, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले इंटरव्यू नरेंद्र मोदी के थे और मोदी इनको घास नहीं डाल रहे थे। तो इन्होंने कहा जी हमसे इंटरव्यू नहीं कर रहे तो इसलिए स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है। और ये हवा इतनी बना दी गई थी कि यकीन मानिए कि मुझको जब टाइम मिला कि भाई मेरा गांधीनगर में इंटरव्यू फिक्स हुआ था 2014 में, तो जब मुझे कहा गया कि आपको मोदी जी का इंटरव्यू 7:30 बजे आना है, 7:30 बजे इंटरव्यू था, तो मुझे उनके ओएसडी ने कहा कि आपको 7 बजे आ जाना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो बोले, उन्होंने कहा 7 बजे आ जाएंगे तो पहले हम कुछ डिस्कस कर लेंगे। अब जब उन्होंने ये कहा कि डिस्कस कर लेंगे तो मुझे खान मार्केट गैंग की याद आ गई। मैंने कहा ये मुझसे शायद सवाल डिस्कस करें कि भाई क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। मैं इसी माइंडसेट के साथ गया था कि भाई वहां पे शायद यही होने वाला है। जब मैं वहां पहुंचा तो 10 मिनट तो कोई आया नहीं। 10 मिनट बाद उनके ओएसडी आए। तो मैंने बोला जी सर आपने कहा था डिस्कस। बोले हाँ वो तो आ रहे हैं अभी मोदी जी, आपको इसलिए बुलाया था जल्दी कि आप उधर चले जाइए, उधर चाय और पोहा तैयार है, आप सुबह सुबह आए नाश्ता करने। मैंने कहा यार नाश्ते के लिए मुझे बुलाया था, मैं तो कुछ और सोच रहा था। उसके बाद हमने चाय नाश्ता अपना किया, पोहा खाया, चाय पी, और उसके बाद जब हम आए, आके खड़े हुए, देखा सामने से मोदी जी आ रहे हैं और उन्होंने आया, हाथ मिलाया, कहा कैसे हो अशोक, तो इंटरव्यू शुरू करें। और उनके बाल बाल थोड़े बिखरे हुए थे, अपनी जेब में वो कंघी रखते हैं, अभी भी इस बार भी गया उनकी जेब में कंघी थी तो मोदी जी का, तो क्योंकि वो प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने फिर अपने बाल बाल सेट किए, इंटरव्यू शुरू कर दिया। अब इस बार भी ये जो नैरेटिव चल रहा है ये भी यही नैरेटिव है। देखिए इस बार क्योंकि प्रधानमंत्री, आप सोचिए एक व्यक्ति जो है पिछले कुछ समय में 170 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं, 170। इसके अलावा वो करीब 78, 79 या शायद 80 इंटरव्यूज दे चुके हैं। होता क्या, देखिए कोई भी टीम जब जाती है, अगर आप मान लीजिए किसी चैनल को दिया, वो जाएगा सेटअप करेगा, अभी हम यहाँ सेटअप कर, उसमें टाइम लगता है। तो इस बार उन्होंने टाइम बचाने के लिए ये तय किया कि भाई दूरदर्शन की कैमरा टीम और प्रधानमंत्री को अब एक सेटअप लगा रहेगा, उसको आप जगह चेंज कर सकते हैं, 3-4 हुआ है, आप जाइए अपना इंटरव्यू वहां कर लीजिए। तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो एक अच्छी चीज है कि आपको एक सेटअप है, आपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर लिया। मान लीजिए इसी कमरे में आप पॉडकास्ट करते हैं, अगर आपका एक सेट पैटर्न है तो उसमें आपको टाइम कम लगेगा। अगर रोज रोज आप जाएंगे नया सेटअप लगाएंगे, उसमें टाइम जाएगा। तो ये एक व्यवस्था के तौर पर हुआ होगा। और सवाल तो नहीं दिए जाते ना सवाल पूछे जाते हैं। मैंने 3 इंटरव्यू किए हैं, 2014 में, 2019 में और अभी 2024 में। मुझसे तो कोई सवाल नहीं पूछे गए, मेरे से कोई डिस्कस नहीं किया गया। तो इसलिए ये भी एक फेक नैरेटिव है, झूठी बात है, एकदम झूठी बात है। और पेन ड्राइव दी जाती है, ये भी बकवासबाजी है। आजकल टेप होते हैं, हम तो अपनी टेप्स लेके गए थे और इतनी सारी टेप्स लेकर आए थे जो हमारे इंटरव्यू थे सारे के सारे। हमें पेन ड्राइव तो किसी ने नहीं दिया और मेरे ख्याल से किसी को भी पेन ड्राइव नहीं मिलती। ये सब चीजें जो है ना, ये अगेन फेक नैरेटिव है। ये तो फेक नैरेटिव लगातार चलता रहता है। अभी देखिए 1 तारीख को खड़गे साहब ने एक मीटिंग बुलाई है हाँ, इंडी अलायंस की, तो उसमें बहुत कुछ चीजें तय होंगी और मुझे लगता है यही तय होगा कि भाई आगे क्या करना है 4 तारीख क्या के बाद। करना है। मुझे बार बार एक गाना याद आता है, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो ईवीएम बदनाम हुई डार्लिंग इंडी गठबंधन तेरे लिए। तो ईवीएम बेचारी फिर बदनाम होगी इंडी गठबंधन के लिए। ये होने वाला है और चुनाव आयोग को फिर देखिएगा बहुत गालियां पड़ने वाली। तैयारी कर, मैंने तो कहा चुनाव आयोग को तैयारी कर लेनी चाहिए। ये भी ये ईवीएम का जो बार बार जो नैरेटिव चलता है, ये इतनी बार कैसे चल जाता है? देखिए कि मैं आपको बताता हूँ, मेरा तो
हर तरह के बिल्कुल। जो सिस्टम्स हैं उसमें मैंने आप सिस्टम के देखा। अंदर के व्यक्ति हैं, आप तो जी हाँ, तो हम्म, मैंने वो समय भी देखा है। मैंने वो पुराना वाला समय नहीं देखा है जो 1952 और 1957 में। आपको पता नहीं दर्शकों को ध्यान है कि नहीं है, मैं आपको भी ध्यान है या नहीं है। हम्म, 1952 और 57 में जो सिस्टम हुआ करता था वो बेस्ट था। हम्म, उस समय क्या होता था कि बैलेट पेपर पे मार्किंग नहीं की जाती थी। बैलेट पेपर पे कोई सिंबल भी नहीं होते थे। इनफैक्ट बैलेट पेपर भी नहीं होता था। एक कागज सा या एक हार्ड सा कागज होता था, कार्ड बोलते थे उसको। और आप जो कोई व्यक्ति जाता था तो उसको वो साइन करके कार्ड दे दिया जाता था। और फिर वो जहाँ जाता था वहां पर बहुत सारे बैलेट बॉक्सेस रखे होते थे। और चूंकि उस समय अलग-अलग कैंडिडेट्स कम होते थे हम्म, तो 3-4 बैलेट बॉक्सेस होते थे। और हर बैलेट बॉक्स के ऊपर कैंडिडेट का नाम और उसका चिन्ह, चुनाव चिन्ह लगा होता था। तो जो भी आपको पसंद हो आप उसमें जाके डाल दीजिए। और ये इतना सिंपल सिस्टम था कि बाद में आप वो अनमार्क्ड कार्ड को जैसे चाहिए वैसे यूज कर लो, यूज कर लीजिए, जिसके भी चाहिए उसमें डाल दीजिए। डाल दीजिए। तो मेरे विचार से तो उसी आदर्श नेहरूवादी सिस्टम में जाना चाहिए। क्या विचार है आप? वो सिस्टम तो वो भी था। आप जा सकते हैं जो अभी ममता जी ने अपनाया था पंचायत चुनाव बंगाल में, जो लालू जी का सिस्टम था जहाँ ठप्पे लगते थे। तो सिस्टम तो वही, आप सिस्टम चाहते तो आप उसी सिस्टम में जाना चाह रहे हो। लेकिन देखिए, ठप्पे लगाने में समय लगता है। हाँ, ठप्पे लगाने में एनर्जी कंज्यूम होती है। ये जो नेहरू चाचा वाला जो सिस्टम वो तो खैर बहुत ही वो सिस्टम तो आइडियल तो आप डब्बे जहां से आपको लगे, जिस डब्बे में आपको डालना उस डब्बे में डाल लीजिए। बंदा आ रहा है वोट दे रहा है इस डब्बे में, और आपने इस डब्बे से इस डब्बे कर दिया, आपको सिर्फ ट्रांसफर। जब वो मार्क ही नहीं है तो आप पता भी नहीं कर सकते। कोई कोई जो आजकल जिस तरह से जाके हर तीसरे दिन लोग खड़े हो जाते हैं कि साहब ये VVPAT जो है इसके 100% काउंटिंग होनी चाहिए, कैसे पता चलेगा? अरे भाई, पहले तो ऐसे डाल के आता था, उसको पता ही नहीं चलता था कि तुम्हारा जो है कौन से डब्बे में डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं और बाद में भी मैं आपको बताऊं कि जो पहले बाद में जो भी बैलेट पेपर जो इशू होते थे, बैलेट पेपर इशू होते थे उसका काउंटर फॉइल रखा जाता था। तो बैलेट पेपर में आप ये, अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती थी तो आप पता कर सकते थे भाई कि अमुक व्यक्ति ने अमुक को वोट दिया था, वो निकाला जा सकता। ये सुविधा ईवीएम में भी उपलब्ध है। बिल्कुल। और मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। CP जोशी, एक्स यूनियन मिनिस्टर, वो 2009 का चुनाव जो था, 2008 का चुनाव जो था, 1 वोट से हार गए थे। हाँ, एकदम बिल्कुल। और उन्होंने इलेक्शन पिटिशन लगाई थी। और उस इलेक्शन पिटिशन में ये हुआ कि इन वोटों को डिकोड करो, क्योंकि सारा झगड़ा 2 चैलेंज वोट के ऊपर टिका हुआ था। 2 वोट जो थे वो चैलेंज हुए थे, उनके चैलेंज वोट डाले भी गए थे। तो उनको फिर जो डिकोड, सक्सेसफुली डिकोड कर दिया उनको। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्यों हर चीज जो है वो डिले करना चाहते हैं? बहाना बनाना है केवल। 41 बार अदालतों में, जब मैं किताब लिख रहा था, मैंने जब रिसर्च की तो पता चला 41 बार देश की अदालतों में ईवीएम को चैलेंज किया जा चुका है। लेकिन जब ये लेकिन हर बार कोर्ट ने यही कहा कि आप सिर्फ आरोप लेकर आ रहे हो, आपके पास सब्सटेंसिव कुछ नहीं है बात करने के लिए, बार बार आरोप लेकर। और आप देखिए नैरेटिव क्या होता है। ये इसके पहले भी 2019 में भी यही हुआ था, जब कपिल सिब्बल विदेश गए थे और विदेश में एक अमेरिकन पता नहीं कहां से आ गया था, उसने कहा कि वो भारत की ईवीएम हैक कर सकता है। और कपिल सिब्बल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तो ऐसे ही यहाँ पर आया था, आ गया। तो ये आप अगर देखेंगे ना तो ये इसकी कहानी हर बार बना। एक इंटरेस्टिंग चीज जरूर इस चुनाव में हुई है, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मैंने देखा, क्योंकि मुझे लगा शायद इस बार ये होगा। अभी नहीं हुआ, लेकिन बाद में इसके लिए तैयारी कर ली गई होगी। सैम पित्रोदा ने, राहुल जी के जो गुरुजी हैं, सैम पित्रोदा ने ये कहा था कि ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाने की, ये उन्होंने चुनाव से ठीक पहले कहा था। और उसके बाद दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी जिसमें उदित राज और कांग्रेस के कुछ नेता गए थे, और एक वकील कुछ खड़े थे जिन्होंने में गड़बड़ है। ये सब लोग जो हैं जाने की तैयारी कर रहे थे, ईवीएम के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन वो क्यों नहीं हुआ, मुझे इसके बारे में नहीं पता। उसके शायद कारण ये रहा होगा कि सैम पित्रोदा जो है वो कुछ
उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ खराब होगी उनके कुछ बयानों की वजह से, कांग्रेस ने उनको भाव नहीं दिया। दूसरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा ईवीएम को लेकर फैसला दे दिया था। तो मुझे लगता है इस सब के कारण, लेकिन इस बार भी इनकी पहले तैयारी थी, अब वो तैयारी उस वक्त नहीं कर पाए। तो जिस आप मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं, उस मीटिंग में अब वो देखा जाएगा। मुझे लगता है ये बहाने की तैयारी है कि भाई ईवीएम कहाँ से, क्योंकि कांग्रेस ऐसा कर रही है, मेरे पास जो जानकारी है, वो जगह जगह से शिकायतें जमा कर रही है। उन्होंने लगा रखा है कि भाई हाँ हमारे, तो लास्ट मिनट में निकालेंगे। कपिल सिब्बल ने तो पूरा एक वो पूरा दे दिया है बना के चार्ट कि साहब इस तरह से करना है इस आपको। तरह से करना है। तो इनकी तैयारी है। ये लोग जो बार बार माहौल बना रहे हैं ना कि हम लोग आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं और हमारी बड़ी अच्छा हो, अब ये इसीलिए क्योंकि कहेंगे कि हमने तो कहा था हम आ रहे हैं, और नहीं आए इसलिए नहीं आए क्योंकि ईवीएम बदनाम हो। तो ये ईवीएम की कहानी हर बार की कहानी है। लेकिन दुख होता है कि एक कहावत है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। यहाँ काठ की हांडी, एक हांडी जो है वो जल गई है, उसका तला जो है जल गया है, लेकिन उसको बार बार जला रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। तो ये चीज बड़ी अजीब लगती हाँ, मुझे लगता है कोई नया नैरेटिव इनको गढ़ना चाहिए और इनकी कल्पनाशीलता का नितांत भाव है हाँ, कि ये ईवीएम से आगे नहीं बढ़ पा आगे नहीं रहे बढ़ हैं। पा रहे। इससे तो मुझे लगता है कि ये जो आपके बीबीसी वाले जो नैरेटिव गढ़ते हैं वो थोड़े पर भी, वो फिर भी ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपने इस पुस्तक में हाँ, बीबीसी का उल्लेख किया है हाँ कि बीबीसी किस तरह से नैरेटिव बनाता है। बिल्कुल। देखिए बीबीसी जो है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एक फ्रॉड है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ठीक है, उनके उनका उनका प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, काम जैसे करते हैं वो सही है, लेकिन भारत के कंटेक्स्ट में जब मैं बीबीसी की बात करता हूँ, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। क्योंकि अब देखिए, चुनाव से पहले आपको अच्छी तरह से याद है, बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म गोधरा को लेकर बनाई, है ना, गुजरात दंगों को लेकर। गोधरा नहीं कहना चाहिए क्योंकि गोधरा पे तो किसी मीडिया ने कभी काम नहीं किया। कभी नहीं। वहाँ जो 60 करीब, अब शायद बन रही है। हाँ अब एक फिल्म बन रही है, वो भी कोई, अब सिस्टम बदल रहा है तो लोग थोड़ा बात करने लगे, नहीं तो गोधरा पे तो कोई बात नहीं करता था। तो बीबीसी ने वो फिल्म बनाई। उस फिल्म बनाने के कुछ दिन बाद जो है, बीबीसी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी का सर्वे किया, और आप याद कीजिए उस वक्त कैसे पूरा विपक्ष ने माहौल बना दिया कि ये जो है बीबीसी के खिलाफ इसलिए हो रहा है क्योंकि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और मीडिया स्वतंत्र नहीं है। इसके ऊपर विपक्ष ने सीरीज में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। तो पहला सबसे बड़ा झूठ तो ये था कि ये कहा गया छापे मारे। छापे नहीं था, वो सर्वे था। आप तो जानते हैं Yeah. तरह से कि सर्वे और छापों में फर्क बहुत होता है। अंतर। और जो पूरी प्रक्रिया सर्वे की, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसमें कम से कम 1.25 महीना टाइम लगता है। जब आप फिजिकली सर्वे करने पहुंचते हैं, उससे पहले आपको शायद 2 या 3 नोटिस सर्व करने होते हैं, और अगर उन 2-3 नोटिस का जवाब नहीं आता तब आप फिजिकल जाते हैं। इसका मतलब कि बीबीसी के पास इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की टीम ने 2-3 नोटिस सर्व करने के बाद गए थे। इसका मतलब वो 1.5 महीने से पहले काम कर रहे थे, और अचानक से बीच में फिल्म आ गई। तो ऐसा तो है नहीं कि जो है फिल्म आने के तुरंत बाद उन्होंने सब कुछ कर दिया। तो ये तो एक फेक नैरेटिव था। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ कि ये कहा गया, उसके बाद अचानक सन्नाटा हो जाता है, बीबीसी की ओर से कोई जवाब नहीं आता। फिर अखबार में एक छोटी सी खबर आती है कि बीबीसी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संपर्क किया। अब वो संपर्क क्यों किया था? इसलिए किया था क्योंकि बीबीसी के उनके जो रजिस्टर थे, उनके जो आय व्यय का ब्यौरा था, उसमें गड़बड़ियां थी, और इसीलिए सर्वे हो रहा था। और ये खबर, बीच में एक खबर और आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो सरकारी एजेंसीज हैं वो एक लक्ष्मण रेखा के दायरे में रह के काम करती है, इसलिए किसी ने बताया नहीं। लेकिन एक खबर और आई थी कि इनकम टैक्स विभाग ने बीबीसी के कुछ ऐसे मेल्स पकड़ लिए थे जो उन्होंने डिलीट कर दिए थे, लेकिन उनको रिट्रीव कर लिया गया था, ऐसे मेल पकड़े। उसके बाद क्या हुआ कि बीबीसी ने संपर्क किया, बीबीसी ने जो गड़बड़ की थी वो उसको चेंज किया। उसके साथ एक और गड़बड़ हो रही थी। कोई भी विदेशी संस्थान भारत में 100% एफडीआई के साथ भारत में काम नहीं कर सकता। बीबीसी कर रहा था, क्योंकि उसका माइंडसेट तो ये है ना कि हमने राज किया हिंदुस्तान पर। हिंदुस्तानी कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हम ऐसे करें वैसे करें। लेकिन अब जो बीबीसी ने ये जब पूरा जो प्रक्रिया हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उसके बाद बीबीसी ने भारत में अपने ऑपरेशंस की प्रक्रिया बदल ली। अब वो कलेक्टिव न्यूज रूम है कंपनी जो बीबीसी को रन कर रही है। ये हालांकि बीबीसी के कर्मचारियों की ये कंपनी है। लेकिन मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा सवाल क्या है कि इसका मतलब क्या है कि भारतीय जांच एजेंसियां बिल्कुल सही काम कर रही थी। भारतीय जांच एजेंसियों की काम के कारण जो है बीबीसी ने अपना आय व्यय सही ब्यौरा दिया, अपना पूरा ऑपरेशन चेंज किया। तो इसका मतलब सर्वे ठीक था। तो अब आपने ये नैरेटिव
क्यों गढ़ा। दूसरी बात, बीबीसी कश्मीर को लेकर मुझे हमेशा इस बात की तकलीफ होती है, कश्मीर को लेकर बीबीसी जिस तरह के नैरेटिव गढ़ता है, जिस तरह से लगातार वो कश्मीर में आतंकवादियों को गनमैन कहता है, आतंकवादियों को वो सेफ पैसेज देता है एक तरह का। उत्तरी आयरलैंड में तो उसको आतंकवादी दिखते हैं, हमारे यहाँ गनमैन दिखता है। तो ये बायस नहीं तो क्या। अभी हमास का जो पूरा मामला हुआ था, कई बीबीसी के काम करने वाले पत्रकारों ने बीबीसी से इस्तीफा दिया ये कहते हुए कि आप जब आतंकवाद को आतंकवाद नहीं कह सकते तो हम आप किस बात की पत्रकारिता कर रहे हो। तो ये बीबीसी एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक एजेंडाधारी है भारत के अंदर, और इसको एक्सपोज करना बड़ा जरूरी था। इसलिए मैंने बीबीसी की सीरीज में कई जो फेक न्यूज थी उनको मैंने एक्सपोज किया है। और मैंने डीडी पर भी जब कश्मीर में जब 370 हटा था उस वक्त भी मैंने एक प्रोग्राम किया था कश्मीर का सच। उस प्रोग्राम में भी मैंने बीबीसी की उस वक्त 370 हटने के बाद जो फेक न्यूज बीबीसी और गार्डियन वार्डियन दिखा रहे थे उनको मैंने एक्सपोज किया था। तो ये जो चीजें हैं, एक और चीज का इसमें जिक्र है, मुझे लगता है वो हमको थोड़ा सा जो है वो आपको भी शायद परेशान करेगा। बीबीसी ने एक सर्वे के आधार पर एक रिपोर्ट छापी थी। ये मेरे ख्याल से बात कर 5 साल से ज्यादा पुरानी बात है, थोड़ी और पुरानी है। बीबीसी ने एक सर्वे करने के बाद एक रिपोर्ट छापी कि जो फेक न्यूज छापी जाती है या फेक न्यूज फैलाई जाती है, वो फेक न्यूज राष्ट्रवादी लोग ज्यादा फैलाते हैं। सोचिए, अब फेक न्यूज फैलाने वाले राष्ट्रवादी हैं, ये उसने एक सर्वे तैयार कर लिया। जब उस सर्वे के आप डिटेल में जाएंगे तो आपको मालूम है सर्वे कितने लोगों पे किया गया? 40 लोगों पे। 140 करोड़ का देश, 40 लोगों पे सर्वे किया, 40 लोगों से सवाल जवाब किए और आपने एक पूरी रिपोर्ट छाप दी कि राष्ट्रवादी लोग जो फेक न्यूज फैलाते हैं। तो इससे ज्यादा फर्जी और फेक पना क्या हो सकता है? इससे ज्यादा फर्जी और फेक पना ये हो सकता है कि खान मार्केट गैंग जो है ना, हमारा और आपका खान मार्केट गैंग। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि खान मार्केट गैंग में यदि कोई एप्लीकेशन होती हो फॉर्मल तो भी उसमें शामिल हो जाए, क्या बुराई है? कुछ थोड़ी बहुत लेजिटिमेसी मिल जाएगी इंटरनेशनली। लेकिन ये जो इनके इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं वो तरह तरह के इंडेक्स बनाते हैं। उसमें भारत जो है वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हो जाता है। उसमें भारत में जो प्रेस फ्रीडम की स्थिति है वो अफगानिस्तान से भी नीचे होती है। बिल्कुल। उसमें भारत में आपको पता है कि वो USCIRF तो हर बार भारत को तो बिल्कुल रिलीजियस राइट्स का तो बहुत बड़ा हंता बताता ही है। तो हर तरह के इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स में भारत तो बात ही हंगरी से पीछे, पाकिस्तान से पीछे, श्रीलंका से पीछे, शायद मालदीव से भी पीछे होगा जो हमसे भीख मांग रहा है। एग्जैक्टली। और तो ये जो है इसको जो है वो सैल्वाटोर बेबोनिस एक हैं, उन्होंने काफ़ी इसकी मेथोडोलॉजी स्टडी की थी। मेरे यहाँ भी वो 2-3 बार आए टॉक के लिए। और वो उसको कहते हैं कि भाई इसमें जो है वो गलती आपके ही लोगों की है, क्योंकि वो जिन लोगों से पूछते हैं वो उनको यही फीडबैक देते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई उन्हीं लोगों से क्यों पूछते हैं? एग्जैक्टली। खान मार्केट गए हैं वो तो। हाँ, यही तो बात है, यही बात है। देखिए, ये जो आप इनका जो ये जो तमाम इंडेक्स हैं बनाने वाली जो हैं, चाहे वीडैम हो या बाकी जो हैं, ये सब जो है, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब मैं इनकी वेबसाइट पे गया इनकी रिसर्च करने के लिए, तो उसमें जो है इनकी वेबसाइट पर भारत का जो नक्शा है उसमें कश्मीर को ये काट के दिखाते हैं। तो पहली बात तो इनकी मंशा यही दिखती है, जो भारत का नक्शे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो भारत की रिस्पेक्ट क्या करेगा जब आप भारत के नक्शे की। तो एक सवाल तो ये मेरे मन में उठता है कि इनकी मंशा साफ है। फिर ये जो लोग कहते हैं कि भारत, ये जो मीडिया वाला जो ये कहते हैं कि भारत में मीडिया की आज़ादी नहीं, आप इनकी वेबसाइट पे चले जाइए। इनकी वेबसाइट पे अब ये कैसे तैयार करते हैं, इनकी वेबसाइट पे आपको क्या मिलेगा? इनकी वेबसाइट पे आपको अरफा खानम की वो मिलेगी, रिपोर्ट मिलेगी। इनकी वेबसाइट पे आपको राणा अयूब की रिपोर्ट मिलेगी। इनकी वेबसाइट पे आपको जुबैर की रिपोर्ट मिलेगी। तो जब आप जुबैर से बात करोगे, राणा अयूब से बात करोगे, जब आप अरफा खानम शेरवानी से बात करोगे, जब आप सिद्धार्थ वरदराजन से बात करोगे, तो आपको भारत जो है वो आपको हर चीज में पिछड़ा हुआ ही दिखेगा। तो ये पूरा इकोसिस्टम है खान मार्केट गैंग का ना। ये लोग इन्हीं लोगों से मिलते हैं, इन्हीं लोगों से पूछते हैं और फिर कहते हैं राष्ट्रवादी को गाली देते हैं। यही तो दिक्कत है इन लोगों की, यही इनकी समस्या है। और ये जो फैक्ट चेकर्स जो हैं वो इन इंडेक्स को कभी फैक्ट चेक नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये करना चाहिए।
ये तो इसलिए मुझे मुझे वो आपने इस पे पूरा चैप्टर लिखा? मैंने पूरा चैप्टर लिखा है क्योंकि वो क्लिप कटुआ की इतनी सारी क्योंकि अब मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि पब्लिक उसको इसी नाम से पहचानती है कि वो क्लिप कटुआ, क्योंकि वो उसने नुपुर शर्मा की जो क्लिप काट के वायरल की थी तो उसके तब से क्लिप कटुआ लोग बोलने लगे। तो अब आप सोचिए, आप अपने आप को फैक्ट चेकर कह रहे हैं और आपके नाम पर 50 से ज्यादा फेक न्यूज फैला रहे हैं, उसका पूरा खाका है चिट्ठी। और अभी आज मैं देख रहा हूँ, आज ही उत्तराखंड पुलिस ने उनका एक फैक्ट चेक किया है। उस क्लिप कटुआ ने एक बात करी कि कहीं कुरान जलाने की बात, तो उत्तराखंड पुलिस ने कहा कि ये कहीं नहीं है, 3 साल पुरानी कोई घटना और उसका कुरान को जलाने से कोई संबंध नहीं है। तो आप आए दिन जो है झूठ। और एक चीज और मैं बताऊं, ये देखिए इनका एक चीज और मैं बताता हूँ संजय जी, वो मुझे वो तो नोबेल प्राइज के लिए भी सुना, वो भी तो स्पॉन्सर हो गया। अब वो सोचिए, नोबेल वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो 50 साल से पहले पता ही नहीं चल सकता कौन नॉमिनेट हुआ, और इन्होंने रिपोर्ट छाप दी कि ये नॉमिनेट हो गए। कैसे आपको, मतलब आपने नोबेल को भी धक्का बता दिया, मतलब कमाल की बात है। इनका इकोसिस्टम समझिए। फिर देखिए इसमें एक चीज और हुई, गाजियाबाद में घटना हुई थी। अब ये लोग क्या करते हैं ना, इन लोगों का एक मॉडस ऑपरेंडी है, ये लोग झूठ बोलते हैं, भाग जाते हैं, उसके बाद कभी ये अपने आप को सामने सवालों का जवाब देने के लिए नहीं आते। मुझे अच्छी तरह से याद है गाजियाबाद की जब घटना हुई थी, गाजियाबाद में एक खबर आई जिसको वायर ने चलाया, जिसको बाकी लोगों ने चलाया, और जिसको राणा अयूब ने और ये क्लिप कटुआ ने, इन सब ने चलाया। वो खबर क्या थी कि गाजियाबाद के एक मुस्लिम की जो है दाढ़ी काट दी गई और हिंदुओं ने कुछ ऐसा किया और उसके ऊपर अत्याचार किया, मारा पीटा एक बुजुर्ग को। ये इन्होंने खबर चला दी कि हिंदुओं ने ऐसा किया। सच्चाई खबर की क्या थी, वो मारने वाले भी मुस्लिम लड़के, और वो मारपीट किस लिए हुई थी, उसका हिंदू मुस्लिम कोई एंगल नहीं था। उस बूढ़े बुजुर्ग जो है वो ताबीज बना के देता था, अब उसने ताबीज किसी मुस्लिम परिवार को दी, वो ताबीज काम नहीं आई, उसके चक्कर में उन्होंने मारा पीटा। अब इन्होंने उसको हिंदू मुस्लिम एंगल दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये खबर के कारण गाजियाबाद पुलिस ने इनके ऊपर केस किया, जो मुझे लगता है जेन्युइन है। अगर एक पत्रकार कोई फेक न्यूज फैला रहा है, ऐसी न्यूज फैला रहा है जिससे कि कम्युनल टेंशन हो सकती है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो उस वक्त जो है ये लोग, तब मैंने इसको क्लिप कटुआ को संपर्क किया। मैंने कहा भाई तुम्हारा पक्ष रखने के लिए अब मैं डीडी जैसा मंच आपको दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आइए आप बताइए कि भाई क्या, अगर आपके पास फैक्ट है तो। लेकिन ये नहीं है। मुझे तो ये बताया गया है कि ये तो सिर्फ फेस है, बाकी ये सारे जो काम जो है ये कोई और सिस्टम के व्याप पे इनको कोई सिस्टम करता है। सिस्टम। और कुछ लोगों ने जिन्होंने देखा है, एक दो बार कहीं बातचीत में आया था, तो ये तो 2 सेंटेंस भी सीधे नहीं बोल सकता। हाँ, तो वो फेस, ये जो फेस है, कुछ ना कुछ पीछे इनके पूरा खाली उसका नाम है और हाँ। बाकी उसके पीछे पूरा वो इकोसिस्टम मैंने वही है। जो ये प्रतीक सिन्हा है, हाँ, इनके पिताजी मुकुल सिन्हा का किस्सा आपको Exactly. ध्यान ही है, वो हाँ। क्या थे। इनका पूरा परिवार जो है इनका पूरा परिवार की कहानी है। और एक और चीज, मुकुल सिन्हा और आपके राणा अयूब, ये सारे पूरे किस्से जो है पूरे। और इसी में जो है एक चीज और मैंने पढ़ी थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे थे, मुझे नहीं पता कि उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि जो ऑल्ट न्यूज भारत में स्टैब्लिश हुआ, इसमें जो शुरुआती डोनर्स थे उसमें एक जो है अरुंधति रॉय भी थी। तो आप समझ सकते हैं, अरुंधति रॉय तो जो कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानती, जो लिखती है कि पूरा कश्मीर जो है डीप इंडियन स्टेट के वजह से जो है वहाँ पे ये है। तो आउटलुक में बहुत पहले अरुंधति रॉय ने पूरा एक पूरी स्टोरी लिखी थी, और ये कि कश्मीर भारत का है नहीं, भारत को इसको छोड़ देना चाहिए। तो जो ऐसे माइंडसेट के लोग हैं, अगर वो लोग फैक्ट चेक करेंगे तो कश्मीर पे क्या करेंगे, हिंदुओं को लेकर क्या करेंगे, वो तो हम सब समझ सकते हैं। तो फिर मैं कह रहा हूँ ये पूरा इकोसिस्टम, ये पूरे इकोसिस्टम है। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा जो सफल मैं कहूँगा कि आंदोलन जो इस खान मार्केट गैंग ने चलाया, वो एक तो ये था, बिल्कुल, शाहीन बाग, एकदम, और दूसरा जो था वो किसान आंदोलन। आंदोलन, एकदम। तो इसके पीछे कैसे खान मार्केट गैंग ने इसको इतनी सफलतापूर्वक अंजाम दिया? अब देखिए, दोनों ही आंदोलनों में एक तो मुझे लगता है कि जो विदेशी इनको सहयोग मिला। आप ये सोचिए कि भारत का किसान जब आंदोलन भारत में हुआ तो उसमें ट्वीट कौन कर रहा था, उसमें कौन लोग विदेशों से कर रहे थे, उसमें जो है पॉर्न स्टार दुनिया भर के जो है बड़े बड़े मियां खलीफा, मियां खलीफा,
ये सब लोग जो है उस समय ट्वीट कर रहे थे, ये सब लोग जो है उसके पक्ष में कर रहे थे। तो ऐसे, और इनके बारे में तो सब हम जानते हैं कि ये लोग फ्री में कुछ नहीं करते, ये लोग एक ट्वीट करने का भी पैसा लेते हैं और मिलियंस डॉलर में लेते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसके पीछे इकोसिस्टम तो कोई, इसी तरह से सीए में भी था। लेकिन आज ये सवाल संजय जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आपने सीए की बात कर रहे हैं। अब सीए भारत में लागू हो चुका है, 14 लोगों को नागरिकता मिल चुकी है, लेकिन 350 को, 14 को तो हाँ सामने बुला के दी हाँ गई, हाँ उनको जो हार्ड कॉपी दी गई, हार्ड कॉपी, बाकी को ठीक है, डिजिटल तो भेजा। आप मिल चुके, तो मतलब टेक्निकली वो अब सब कुछ लेकिन क्या एक भी मुसलमान की नागरिकता गई? लेकिन इस किताब में, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी क्या है, भूल जाते हैं। मैंने जो सीए का चैप्टर है, मैंने सीए के चैप्टर में जो उस वक्त कहा गया था वहीं से शुरू किया। क्या कहा गया? कहा यह गया कि सीए लागू होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, सीए लागू हुआ तो भारत में मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, सीए लागू हुआ तो भारत में एक ने तो किसी ने ये भी कहा था, जो शायद वायर में या अल जजीरा में छपा था, किसी प्रोफेसर ने, कि सीए लागू हो जाएगा तो भारत में मुसलमानों को टोपी नहीं पहनने देंगे, महिलाएं बुर्का नहीं पहनने पाएंगी। सीए लागू हो जाएगा तो डिटेंशन सेंटर बन जाएंगे भारत में, मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि सीए तो लागू हो गया, आपने शाहीन बाग बनाया सीए के खिलाफ, आपने इतने दिनों तक शाहीन बाग के नाम पर क्या कुछ नहीं किया, आपने पूरे देश में दंगे करवाए, दिल्ली में दंगे करवाए, 60 लोगों की जानें चली गई, लेकिन वो नैरेटिव क्या निकला? झूठा निकला। तो आपने एक झूठ के आधार पर न सिर्फ देश भर में आंदोलन करा, देश को जो है सड़कों पर रखा, देश में कामकाज को ठप किया, आम नागरिकों को परेशान किया, दंगे करवाए, 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, और नैरेटिव क्या निकला? झूठा निकला। तो क्या इन लोगों की कोई, मैं सच्ची मुझे जब ये काम कर रहा था तो मेरे मन में ख्याल आया कि एक्चुअल में इन लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। मैं बताऊं इसमें आपको, राजद्रोह में बहुत समस्याएं थी और इसको सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत हाँ, सारे वो लोगों ने तो- कई बार फ्लैग किया। बिल्कुल। लेकिन 1 जुलाई से जो नया कोड आ रहा है, हाँ हाँ उसमें राजद्रोह तो हटा दिया गया, हाँ हाँ राष्ट्रद्रोह ले आया वो गया है, है। हाँ। तो ये भी इनके कार्यकलाप है और सब राष्ट्रद्रोह की सीमा में तो आते हैं। मुझे लगता है कि मैंने अच्छा हुआ आपने मुझे राजद्रोह नहीं, इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। राष्ट्रद्रोह का अभी तक कोई प्रावधान नहीं था, नहीं था। अब राजद्रोह तो हट गया। हाँ राजद्रोह सरकार के प्रति था, हाँ बिल्कुल। तो सरकार के प्रति नहीं, लेकिन राष्ट्र के प्रति कहोगे तो राष्ट्रद्रोह होगा। मुझे लगता है तो राष्ट्रद्रोह तो था ना, कि अगर आप इस तरह से दंगा करवा रहे हैं देश में झूठ बोल करके। इसी तरह किसान आंदोलन, चलो किसान आंदोलन में क्या हुआ? किसान आंदोलन तो ये पूरा आंदोलन जो है, आप ये देखिए, जिस तरह से अन्ना आंदोलन था, उसी तरह से मैं मानता हूँ किसान आंदोलन जो है वो मीडिया की वजह से इतना सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि 24 घंटे मीडिया चैनल वहां बैठे रहते। अच्छा, मीडिया चैनलों की मजबूरी, क्योंकि उनको मसाला मिल रहा है वहां पे, जब लाठी लेके टिकैत बैठा हो तो उनको मसाला मिलता है, ये सब चीजें। लेकिन ये पूरा आंदोलन जो था, इसमें ये कहा गया बार बार, देखिए इसमें ये लोग क्या कर रहे थे, इनका मॉडल्स ऑपरेंडी क्या था, ये लोग इमोशनल कार्ड खेलते थे। जैसी आप आंदोलन के खिलाफ बोलते थे, कहते थे अरे आप तो अन्नदाताओं के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे हम अन्नदाताओं के खिलाफ नहीं बोल रहे भाई, किसान, हमारे भी फैमिली में किसान थे, आपकी भी फैमिली में किसान थे, अन्नदाताओं के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम आंदोलनकारियों की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं। और हम किस आंदोलनकारी की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं? जो ट्रैक्टर लेकर आया, उसके ट्रैक्टर के आगे जो है भिंडरवाला का फोटो लगा है। अगर मैं जिस ट्रैक्टर के आगे भिंडरवाला का फोटो लगा है, अगर मैं उसको खालिस्तानी कह रहा हूं, तो क्या मैं किसानों को खालिस्तानी कह रहा हूं? मैं तो उसको, जो टी शर्ट पहन के आ रहा है जिसमें भिंडरवाला का फोटो लगा हुआ है, मैं उसको क्या खालिस्तानी नहीं कहूंगा? मैं उसको क्या कहूंगा? लेकिन इन्होंने क्या किया, इमोशनल कार्ड। जैसे कुछ हुआ, अरे देखो किसानों को खालिस्तानी बोल दिया। अरे मैं किसानों को नहीं, मैं खालिस्तानियों को खालिस्तानी बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली। ये इन्होंने पूरा इमोशनल कार्ड खेला, और इस ये जो पूरे 3 कानून थे, इस इमोशनल कार्ड के कारण उन 3 कानूनों पर देश में एक स्वस्थ बहस नहीं हो पाई। मैं नहीं जानता, मैं बड़ा साफ कह रहा हूँ, मैं कोई कृषि वैज्ञानिक नहीं हूँ, ना मैं कृषि जगत के बारे में ज्यादा जानता हूँ, खेती किसानी के बारे में। लेकिन मुझे लगता है देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है ऐसा जो कृषि के मामले में जाता, उनको लगता था ये कानूनों को थोड़ा सा सुधार अगर करके लागू कर दिया जाता तो किसानों का इससे बहुत भला होता। लेकिन आपने इसको पूरा रोल आउट करवा दिया। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि उस बहस में बहुत सारे जो तथ्य थे वो सामने नहीं आए। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो 7-8 साल से
चल रही है, चल रही है, पंजाब में ही चल रही पंजाब है। में ही चल रही है। जैसे कि जब आपका इस बार जब वो हो रहा था वहाँ पे प्रोक्योरमेंट, तो वो प्रोक्योरमेंट की जो प्राइसेस थी वो बढ़ी हुई मिल रही थी मार्केट से बाहर। बिल्कुल। तो सारे किसान जो थे वो अडानी के प्रोक्योरमेंट सेंटर के बाहर लाइन लगा के खड़े हुए थे। बिल्कुल भाई, किसान को तो बाजार चाहिए ना, उसको तो दाम चाहिए। अच्छा, अब ये किसानों को मार्केट से बाहर रखना चाहते हैं। हाँ, शरद जोशी थे सबसे बड़े, मैं मानता हूँ कि सबसे बड़े यदि कोई किसान नेता हुए हैं वो शरद जोशी हुए हैं। विदर्भ के थे वो, शेतकारी संगठन का बिल्कुल उनका जो था वो एक संगठन था। तो उनकी तो प्रमुख मांग ही यही थी कि आप हमारे और बाजार के बीच में से हट जाइए। यस, बिल्कुल। और टिकैत की भी मांग यही थी। हाँ, नहीं, इसमें मैंने छापा है। मैंने उनका जो पहला रिएक्शन था जब ये कानून आए, 3 कानून, तो ये कहा गया कि बाबा टिकैत की जो वो थी मांग पूरी हो गई। तो आप जिसको बाबा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी ये लिखा हुआ था 2019 में, हाँ, कि हम यही करेंगे। तो फिर अचानक से क्या हो गया? अचानक से सब चीजें किसान विरोधी हो गई। तो यही तो नैरेटिव, इसीलिए मैंने कहा सरकार भले ही कानून ले आए, लेकिन सिस्टम इनका है, सिस्टम इनका लागू होने देगा नहीं होने देगा ये इस पर डिपेंड करता है। सरकार कानून बना सकती है, लागू करवाना इनके बस की बात सरकार के लिए कई बार नहीं होता, क्योंकि इनका इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है। और दूसरा इकोसिस्टम जो मैंने इस किताब में 700 किसान मार दिए, 700 किसान मार दिए। भाई 700 किसान कौन से मरे हैं आप बताइए तो सही। और जहां पर आंदोलन चल रहा था वहां लाठी नहीं चली, गोली नहीं चली, तो 700 किसान मरे कैसे? तो उसको मैंने इस किताब में एक्सपोज किया। वैसे एक बात मैं कहूँगा कि जब ये दोबारा इन्होंने कोशिश की थी, हाँ, तो वो जो वो ड्रोन का उपयोग किया था वो मास्टर क्लास था। वो एग्जैक्टली इस बार यही तो इन्होंने किया सरकार ने, जो पिछली बार सरकार ने नहीं किया। इस बार पिछली बार से सीख गई, इस बार इन्होंने ड्रोन का जो इस्तेमाल किया, जो सड़कें बंद कर दी, जो इनको आने नहीं दिया, क्योंकि एक बार ये एंटर कर जाते तो दिल्ली के बाहर पहुंच जाते, फिर तो आपका खेल खत्म, फिर आपका खेल खत्म था। तो यही था, पिछली बार ये दिल्ली तक पहुंच गए थे। और कोर्ट में भी जो है, कोर्ट ने भी इस बार थोड़ा सा ये कहा कि भाई आपको ट्रैक्टर लेकर क्यों जाना है दिल्ली? आपको दिल्ली जाना है तो आप चले जाओ, ट्रैक्टर लेके क्यों जाना है दिल्ली? तो ये कोर्ट ने भी, ट्रेन से चले जाओ, बस से चले जाओ, दिल्ली में जंतर मंतर आप बैठे रहो, धरने पर जाइए। लेकिन दिल्ली में आप, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं दिल्ली से रोज गाजियाबाद से दिल्ली कम्यूट करता हूँ अपने ऑफिस, आप मेरा रास्ता रोक कर बैठ कर क्या मैसेज देना चाहते हो? और हम ये भूल जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का खुद का ये कहना है कि कोई भी सड़क किसी भी काम से एक तिहाई से ज्यादा नहीं रोक सकते आप, चाहे शादी करनी हो, जागरण करना हो, आंदोलन करना, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उसके बावजूद आप पूरी की पूरी सड़क रोक के बैठ जाओगे और सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ नहीं बोलेगा, तो मुझे लगता है ये गलत है। फिर 700 किसानों की जब मौत की बात आई फिर दोबारा, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। मुझे लगता था ये 700 किसान कहाँ मारे जा रहे हैं, मुझे ये सवाल, क्योंकि जब हम भी डिबेट करते थे, मैं जब अपना टेलीविजन डिबेट शो करता था, तो रोज आके किसान आंदोलनकारी यही बोले 700 किसान मार दिए जी, 700। तो मैंने एक दिन उनसे कहा, मैंने कहा आपके पास 700 किसानों की लिस्ट है? उन्होंने बोला हाँ जी है। मैंने बोला मुझे वो लिस्ट चाहिए। तो एक किसान नेता ने मुझे वो लिस्ट भेज दी। अब जब मैंने वो लिस्ट देखनी शुरू करी, तो मैं जैसे जैसे देखता गया, मुझे लगा इससे बड़ा फ्रॉड कुछ नहीं हो सकता। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, 700 किसान की मौत हुई आंदोलन में। क्योंकि अच्छा मजे की बात है, जो आंदोलन, ये लिस्ट जो है राहुल गांधी जी ने संसद में भी रखने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं राहुल गांधी ने पढ़ी, कांग्रेस वालों ने पढ़ी, या आंदोलन किसी ने नहीं पढ़ी होगी ये लिस्ट। क्योंकि इस लिस्ट में कम से कम 100 से ज्यादा नाम ऐसे हैं जिनके आगे मौत कैसे हुई ये नहीं लिखा, मौत कहाँ हुई ये नहीं पता, बस एक नाम लिखा है और वो उसकी डेथ नहीं होगी। और अच्छा, इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या था? इन्होंने किसी अखबार में, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी पंजाब के किसी किसान के बारे में लिखा कि किसान वो उसकी डेथ हो गई, इन्होंने वहां से उठाया और अपनी लिस्ट में चेप दिया। ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी है। इन्होंने क्या किया इसमें, इस लिस्ट में जो 700 किसान है उसमें एक 2 साल का बच्चा है। 2 साल का बच्चा, आप सोचिए वो कैसे, 2 साल का बच्चा कौन सी किसानी कर रहा था, और वो 2 साल के बच्चे की डेथ भी कैसी हुई? रोड एक्सीडेंट में। तो रोड एक्सीडेंट में 2 साल के बच्चे की मौत हुई, उसको आपने किसान आंदोलनकारी बता के लिस्ट में डाल दिया। मतलब उस पीरियड में जितने भी मरे वो सारे के सारे किसान, यही हुआ है। उस पीरियड में कोई किसान अगर उसकी हार्ट अटैक हुआ, कोई रोड एक्सीडेंट में मारा गया,
कोई कोरोना से मारा गया, इन्होंने वो सब कंपाइल किया और वो चिपका के सरकार के मत्थे में डाल दिया कि सरकार ने 700 किसान मार दिए। और इस देश में इनका इकोसिस्टम ऐसा है, और थोड़ा सा क्योंकि ये इमोशनल कार्ड खेल रहे थे, किसी ने उस लिस्ट की स्क्रूटनी करने की हिम्मत नहीं की, किसी ने चैलेंज नहीं किया ये लिस्ट क्या हमारे है, चिड़ियाघर के बालू जुबैर ने भी उसका फैक्ट चेक नहीं किया। किसी ने फैक्ट चेक हाँ यस, आप फैक्ट चेकर थे, आप चेक करते कि 700 किसान मारे गए क्या, लेकिन नहीं, कोई फैक्ट चेक। और अब तो होता क्या, देखिए इनका, ये लोग करते क्या है, पहले 700 किसान 700 किसान। अभी मैं थोड़े दिन पहले सुन रहा था कि अखिलेश यादव ने कहा अरे इस सरकार ने तो 1000 किसानों की मौत कर, तो 700 अभी कह रहे हैं, थोड़े दिन में 1000 कहने लगेंगे, और फिर पता चला जब कभी इतिहास लिखा जाएगा 5-6 साल बाद, तो इतिहास में कोई ऐसा ही चंपू ये लिख देगा कि 1 लाख किसान मारे गए। तो मतलब झूठ बोलने में कुछ भी आप झूठ बोल लो। अब इलेक्शन की बात करते हैं तो वे इलेक्शन के बारे में भी आप देख रहे हैं कि कई तरह के नैरेटिव्स चलाए जा रहे हैं जी। और उसमें गोदी मीडिया की तो हम बात कर ही चुके हैं। अब उसके साथ में ये भी है कि साहब की ये संविधान बचाने के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है और मोदी के फैसिज्म से बचने के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तो ये हमारे खान मीडिया के नैरेटिव्स हैं जिसको कुछ पार्टी वाले, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आजकल जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं विपक्ष में विशेषकर, उन्होंने अपनी स्वतंत्र विचारधारा छोड़ दी है और वो पूरी तरह से इसी खान मार्केट गैंग से गाइड होके बिल्कुल उनके ही नैरेटिव एक प्रकार से उधार लेके एग्जैक्टली और वो ये इलेक्शन का पूरा सिस्टम चला रही है। इलेक्शन के सारे विमर्श जो है वो वहाँ से उधार ले रहे हैं। बिल्कुल यही एक दुर्भाग्य की बात है। और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस और विपक्ष की जो हालत खराब है उसके पीछे यही है कि इनके पास कोई अपनी जो है कल्पनाशीलता नहीं, इनके पास कोई अपने ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम नहीं है, इनके पास कुछ ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो खान मार्केट गैंग की तरफ से जो फेक नैरेटिव गढ़े जाते हैं उसी को लेकर अब ये तानाशाही वाला कि नरेंद्र मोदी तानाशाह, एक जापानी कॉकरोच जो है, अब उसका नया नाम कॉकरोच जो है कल परसों से आया, तो मुझे वो नाम ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग जर्मन बुलडॉग कह रहे थे, मैं उसके पक्ष में नहीं, क्योंकि जर्मन शेफर्ड कह रहे थे। आपकी पुस्तक में भी पूरा चैप्टर है। हाँ, उस पे चैप्टर है। तो मैं ये कह रहा था कि जर्मन शेफर्ड नहीं, क्योंकि मुझे लगता है वो बड़ा प्यारा कुत्ता है जर्मन शेफर्ड, तो इसीलिए वो कुत्ता तो बड़ा अच्छा जानवर कुत्ता तो वफादार होता है, जो देश के प्रति वफादार होता है मालिक। तो मुझे लोग जर्मन कॉकरोच शब्द बड़ा अच्छा लगा, तो मैं उसी शब्द का इस्तेमाल करूंगा। एक जर्मन कॉकरोच अचानक चुनाव शुरू होता आता है कि भारत को तानाशाही, भारत में तानाशाही है और भारत में लोकतंत्र को कायम करने के लिए वो आया है। अब सोचिए, तो अब ये सब क्या है, ये सब टुच्चापन है, बहुत टुच्चापन है। मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि उसको मालूम नहीं है तानाशाही क्या होती है। और फिर मैं यही कह रहा हूं कि इनके नैरेटिव्स बदलते नहीं है, इनके पास जो है नए आइडियाज नहीं है। 2019 में भी यही कहा गया था। अरविंद केजरीवाल के, राहुल गांधी के ऐसे क्लिप्स जो है वो वायरल है। मैंने खुद किताब लिखने से पहले मैंने रिसर्च की तो देखा, उनके पुराने बयान देखे। 2019 में भी इन्होंने यही कहा था कि भाई अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह आ गए तो भारत में तानाशाही आ जाएगी, भारत में कोई चुनाव नहीं होगा, संविधान खत्म हो जाएगा। अब जो 2019 में कहा वही 2024 में भी कह रहे हैं। तो अगर संविधान को खत्म करना होता नरेंद्र मोदी को और चुनाव नहीं कराने होते तो वो 2019 के बाद क्यों करवा रहे, 2024 से 19 से 24 में हम आ गए। तो ये नैरेटिव तो फेक है ना, और इसी नैरेटिव को बढ़ाते हैं कि ये लोग बार बार बढ़ाते हैं। और क्योंकि आपने जिक्र किया गोदी मीडिया का, तो मैं सिर्फ एक बात बता दूं, भारत में असली गोदी मीडिया है। और मैंने इसमें जो मेरा चैप्टर है इस किताब में वो है असली गोदी मीडिया के बारे में, कि भारत का असली गोदी मीडिया कौन है। और इसमें मैंने प्रमाण के साथ दिया है कि असली गोदी मीडिया को आप कैसे पहचान सकते हैं। अब आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं चुनाव की, देखिए इस देश में कुछ जो है, अब ये खान मार्केट गैंग में ना कई बार लोगों के मन में उठता है कि कौन कौन है, तो इसमें बड़े सारे लोग हैं। इसमें राजनीतिक विश्लेषक हैं, सो कॉल्ड राजनीतिक विश्लेषक, इसमें सेफोलॉजिस्ट हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, इसमें जो हैं पत्रकार हैं, इसमें लॉयर्स हैं, इसमें ये सब लोग हैं। अब भारत में कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं जो हर चुनाव से पहले एक प्रेडिक्शन करते हैं और उनका हर चुनाव में प्रेडिक्शन उनका झूठ साबित होता है लेकिन वो फिर अगले चुनाव में प्रेडिक्शन करते हैं। और मीडिया में आपको, कुछ सर्टेन मीडिया में आपको वो बार बार दिखते हैं, वो बार बार चुनाव पर विमर्श कर रहे होते हैं। भाई एक आदमी की क्रेडिबिलिटी हो तब तो आप उसको लाओ।
एक आदमी जो 2014 में गलत साबित हो गया, 2019 में गलत साबित हो गया, जो बीच में जितने विधानसभा चुनाव हुए, अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में फेल हो गया, वो आपको बता रहा है 2024 के नतीजे क्या होंगे, तो मैं क्यों मानूं भाई उसको? जो आदमी हर बार झूठ बोलते पकड़ा गया। अब ये लोग क्या करते हैं कि हर बार जो है, और इसमें किताब में मैंने जिक्र किया है, अब इन्होंने पहले क्या कहा, पहले इन्होंने एक नैरेटिव तैयार किया चुनाव को लेकर कि भाई फाइट है, ठीक है। जब बीजेपी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा 400 पार, तो इन्होंने बोला 400 तो नहीं आने वाली, 400 तो नहीं आने वाली। फिर जब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब जो है कई राज्यों में स्टेट फाइट हो गई है, अब बीजेपी जो है अकेले दम पे बहुमत नहीं पा रही। अब इन्होंने कहना शुरू करा बीजेपी तो 220-240 पर रुक जा रही है। नहीं, 240 260। हाँ, 240-260। अच्छा, अब उसमें एक बात और ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी 240 पे आ जाएगी तो देखिए होगा क्या कि बीजेपी के अंदर कई बागी हैं, वो उठेंगे, और क्या होगा, जो बाकी सहयोगी पार्टियां हैं वो उठेंगी और कहेंगी कि नरेंद्र मोदी को हम प्रधानमंत्री नहीं, हम कोई किसी और को बनाएंगे। लेकिन संजय जी याद कीजिए, यही बात 2014 में भी कहते थे। 2014 में एक 180 क्लब हुआ करता है। उसमें यही कहते थे, इन्होंने नाम तक तय कर दिए थे कि इतनी सीटें आएंगी तो ये बनेगा, इतनी सीटें। लेकिन पब्लिक ने क्या किया, सफाचट, क्लियर मेजोरिटी दी। तो मुझे लगता है कि एक आदमी कितना, मतलब मुझे कई बार लगता है कि आप, चलो ठीक है, आप जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन आपकी अंतरात्मा भी तो होती है। आप एक बार जो है झूठ, अब मैंने जब इंटरव्यू किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने कहा कि याद कीजिए, एक जमाना वो था जब आप नकल करते पकड़े जाओ तो फिर आप अगले दिन स्कूल नहीं आते थे या छुप छुप के जाते थे। मतलब पता चल गया फलाना बंदा नकल कर रहा था, तो वो आदमी जो है नजर झुका के रहता था, माँ बाप को भी लगता था, 10 दिन तक माँ बाप घर से नहीं निकलते थे कि मेरा बच्चा नकल करते पकड़ा गया। ये लोग क्या रोज झूठ बोलते पकड़े जाते हैं, रोज, लेकिन इनकी आंखों में शर्म नहीं है। कैसे आप इतना झूठ बोल रहे हो? तो चुनाव को लेकर अब सेम यही है कि नैरेटिव बना रहे हैं, ये होगा, ये होगा, ये होगा, सब फेल होने वाले हैं। तो फिर क्या करेंगे? फिर ईवीएम का नैरेटिव आएगा। तो भाई कुछ तो नया लाओ, हम बोर हो गए ये देख देख के यार, कुछ तो नया लाओ, कब तक एक ही चीज चलाओ? सलीम भाई जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनको कल मैंने देखा था। वो एक यशवंत देशमुख से एक डिबेट में बैठे हुए थे, तो यशवंत देशमुख बता रहे थे उनको कि मध्य प्रदेश में वो क्यों गलत हुए। वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में उन्होंने जिन लोगों से बात की उसके अनुसार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हार रही है। लेकिन कहा कि बाद में जब हमने विश्लेषण किया कि तो हमने पाया कि जो ऑर्गेनाइजेशनल मसल है जो बीजेपी की ग्राउंड पर, उसका कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था। जो व्यक्ति असंतुष्ट था, जो बीजेपी के विरुद्ध वोट डालना भी चाहता था, उसको भी वो बूथ तक नहीं ले जा पाई। बताओ, और वो नवंबर का महीना था, तब नहीं ले जा पाई। अब कैसे ले जाएगी? भरी दोपहरी में 45 डिग्री में ले जा पाएगी? ये तो बड़ी अविश्वसनीय सी बात लगती है। एग्जैक्टली। दिल्ली में हम सब देख रहे हैं, देखिए हमारी टीमें भी ग्राउंड पे घूम रही हैं, हमको सब पता चलता रहता है। यहाँ कह नहीं सकते मुंह खोल के, लेकिन हम विश्लेषण तो कर ही सकते हैं। हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं। तो अब एक दूसरा जो पक्ष है इसी का, तो एक खान मार्केट गैंग के एक दूसरे, उनको आप सिंपैथाइजर कह सकते हैं, क्योंकि वो कम से कम जो इंडिया अलायंस का जो मेन एलिमेंट है उससे तो ज़्यादा शातिर है। और वो ऐसे शातिर हैं कि आप बताइए कि पहले भारत के पूरे इतिहास में पहली बार चीफ मिनिस्टर जेल जाता है और इस्तीफा नहीं देता। बिल्कुल। लेकिन बेशर्म जो है वो मोदी है। बेशर्म हमेशा है। ये जो आप कह रहे हैं ना, जिनकी बात कर रहे हैं, जो आपने शुरू में कहा था, ये लोग दरअसल खान मार्केट गैंग से 2 कदम आगे वाले ये अर्बन नक्सल हैं। और मैंने कहा ना इनका कोलैबोरेशन है, तो इंडी गठबंधन में भी तो यही हुआ ना, खान मार्केट गैंग और अर्बन नक्सल का। तो अरविंद केजरीवाल और पूरी आप उनकी राजनीति को देखो, वो लोग तो अर्बन नक्सल है पूरी तरह से। तो ये अर्बन नक्सल ही कर सकता है बेशर्मी से कि मैं जेल में रहूंगा लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। ये अर्बन नक्सल ही हो सकता है कि वो अपनी महिला सांसद की पिटाई भी कर दे और फिर भी अपने आप को महिला हितों का वारिस बताए। ये अर्बन नक्सल कर सकता है। और उसका लगातार कैरेक्टर असैसिनेशन भी कर दे उसका, कि मतलब आप पीटो भी और कैरेक्टर असैसिनेशन भी कर दो।
ये अर्बन नक्सली हो सकता है कि आप ये सोचो कि आप जेल से आपको बेल मिलती है और बेल मिलने के बाद आप जो है अचानक जब बेल की तारीख वापस जाने की आ रही है, आप अचानक से कहो जी मैं बीमार पड़ सकता हूँ, मेरी तबीयत खराब है, और आपका एक साथी कह देता है कि इनको कैंसर तक हो सकता है। कैंसर तक हो सकता तो ये तो बेशर्मी की निहायत हद है, निहायत हद है। और इनका मॉडस ऑपरेंडी, अभी इनका एक पंजाब का जो मंत्री है वो एक महिला को, इनका मॉडस ऑपरेंडी भी देखिएगा, बड़ी, वो महिला को नौकरी दिलाने के नाम पर उससे सेक्सुअल फेवर मांग रहा था, उसका वीडियो वायरल हुआ। आप ये सोचिए कि दिल्ली में भी एक मंत्री था जो पहले ऐसे राशन कार्ड दिलवाता था, महिलाओं का सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करके राशन कार्ड दिलवाता था, अब पंजाब में सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करके नौकरियां दिलवा रहा है। तो इनका मॉडस ऑपरेंडी, एक महिला ने तो आत्महत्या भी कर ली थी, एक महिला ने आत्महत्या की थी। और दूसरी बात इनकी एक और, जो गई थी शिकायत लेके, तो इन्होंने Exactly. हमारे जो, हम उनको घुंघरू सेठ भी कह सकेगा, उन्होंने कहा था कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, यस। तो ये जो है ये अलग ही किस्म के लोग हैं। और मैं अभी स्वाति मालीवाल का देख रहा था, उनका एक कहीं उनका हेडलाइंस मैंने पढ़ी, स्वाति मालीवाल ने ये लिखा कि ये लोग जो है बदल गए हैं, ये कहा कि ये लोग ऐसे थे नहीं, ये लोग ऐसे हो गए हैं। थोड़ा एक्सपीरियंस वैसे स्वाति मालीवाल का यही उनका ट्रेस किया जाए, हाँ, वो भी भूतकाल एग्जैक्टली तो वही वो इनसे कम नहीं थी। उन्होंने अपने पिताजी को जो कहा था बताइए। वो सुनकर हैरानी हुई थी स्वाति मालीवाल के उसमें। तो ये स्वाति मालीवाल का केस क्या है, मतलब बड़ा थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं क्या कि शेर को सवा शेर मिल गया? हाँ, ये आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही थिएटर कंपनी से आते हैं। एग्जैक्टली एक ही। और दूसरी बात है, स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल ने तो ट्रेनिंग दी है। तो अरविंद के जो कहते हैं ना कि अरविंद, जब 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 आप किसी को ट्रेन करते हो तो कई बार गुरु गुड़ रह जाता है और चेला शक्कर हो जाता है। तो मुझे लगता है स्वाति मालीवाल इन पे इसलिए थोड़ा सा भारी पड़ रही है, क्योंकि स्वाति मालीवाल को पता है कि इनकी क्या क्या चीजें हैं, और वो ब्लंटली बोल रही है, और इसलिए जो है ये लोग गिर गए मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि लेकिन फासिस्ट तो मोदी ही है। हाँ, फासिस्ट मोदी है, फासिस्ट तो मोदी है। आप महिला सांसद को मार लोगे, पीट लोगे, अपने घर में बुला करके सीसीटीवी फुटेज गायब कर दोगे, सेलेक्टेड वीडियो निकाल दोगे, लेकिन फासिस्ट तो मोदी है। तो यही तो तानाशाही की सबसे बड़ी। अब देखिए, दो मीम्स आए थे, एक ही तरह के दो मीम आए थे। एक में नरेंद्र मोदी डांस कर रहा था, एक में ममता बनर्जी डांस कर रही है। तो जिसमें नरेंद्र मोदी डांस कर रहे थे उसको तो मोदी जी लिखते हैं कि बड़ा बड़े मजे आ रहे हैं, लेकिन जिसमें ममता बनर्जी डांस कर रही थी उस पर जो है पश्चिम बंगाल की पुलिस कार्रवाई कर देती है, लेकिन फासिस्ट तो मोदी है। तो यही सबसे बड़ी बात है कि इस देश में तानाशाह कौन है। और इसमें संजय जी, इसमें एक अध्याय पूरा यही है, असली तानाशाह कौन है। और वो भी मैं उदाहरण के साथ बात कर रहा हूँ कि असली तानाशाह कौन है, क्योंकि ये देश को समझना चाहिए। मुझे याद है, जिसका मैंने यहाँ जिक्र भी किया, समित ठक्कर नाम का एक व्यक्ति था, जो है मतलब वो महाराष्ट्र का। उस व्यक्ति को उसने, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे के खिलाफ लिख दिया था कुछ सोशल मीडिया पर। उस व्यक्ति को एक ही 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक जगह से बेल मिलती थी, दूसरी जगह गिरफ्तारी हो जाती थी, दूसरी जगह से बेल मिलती थी। पेंगुइन कहा था, पेंगुइन कहा था। पेंगुइन तो बड़ा प्यारा, बड़ा प्यारा हुआ है, बड़ा प्यारा शब्द है। अब आप सोचिए, इतना प्यारा कहने के बाद भी पेंगुइन कहा, उसके बावजूद जो है, लेकिन उसने जो है वो उद्धव ठाकरे को भी औरंगजेब कह दिया था। तो औरंगजेब कह दिया था, तो औरंगजेब वाला तो दिखा दिया। अच्छा, मोदी को क्या क्या कहते हैं उसकी आप लिस्ट बना सकते हैं सर। अभी इसी चुनाव में ये कहा गया, वो आपने शायद वीडियो देखी होगी, हिटलर से लेके नहीं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। उसके बाद छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता ने कहा कि हमको ऐसे लोग चाहिए जो मोदी की मूड़ी फोड़ सके। अब मूड़ी फोड़ने की बात मोदी जी की माँ के लिए कहा गया, उनके पिताजी के लिए कहा गया। मतलब कोई व्यक्ति, फिर वही कह रहा हूं, जो व्यक्ति एक तानाशाह होगा, क्या उसके बात छोड़ देगा। और मैंने इसमें क्योंकि आपने ये बात याद दिलाई, इसलिए मुझे याद आया, इसमें मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं प्रमाण के तौर पे, क्योंकि कोई ये ना कहे कि मैंने इधर उधर की बात कर दी। एक पत्रकार ने, एक ब्लॉगर ने नरेंद्र मोदी की मौत की दुआ मांगी थी कि मोदी जो है वो मोदी जब वाराणसी में, काशी में रोड शो निकाल रहे थे, तो उसने लिखा कि क्या मजा है इसको कोई गोली मार दे, लेकिन उसके बावजूद वो भारत में सुरक्षित है। एक महिला पत्रकार ने लिखा है, फीलिंग एक्साइटेड जब नरेंद्र मोदी बीमार पड़ जाते हैं।
मोदी की मौत की दुआ मांगते हैं, उसके बाद कहते हैं, उसके बाद भी वो भारत में काम कर रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे। मैं तो ये भी बता रहा हूँ कि इन पत्रकारों के ऐसे ट्वीट के बावजूद हाँ इसी सरकार के मंत्रियों ने उनकी किताबें रिलीज करी हैं, पर फासिस्ट मोदी है, फासिस्ट मोदी है। ये सब सुन के भी वो कुछ नहीं करता, फासिस्ट मोदी है। और यही चीज आप ममता बनर्जी के बारे में कह के देख लीजिए, आपको 2 दिन में पता चल जाएगा फासिज्म क्या होता है। आज जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय मोदी जी का जुलूस वहाँ पर, बंगाल रोड शो वहाँ पर निकल रहा है, और उसमें कैसी कैसी बाधाएं डाली गई सबको मालूम, सबको मालूम। वहां तो मंत्रियों तक की पिटाई हो जाती है, फासिस्ट लेकिन फासिस्ट मोदी है, फासिस्ट मोदी। अच्छा, दूसरी बात, एक बंगाल का अखबार है जो हमारे हाँ, जिसको कहे कि प्रधानमंत्री बनने के सर्वोत्तम दावेदार हैं, हाँ, सबसे आगे हैं प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी में। हाँ, मतलब अगर पोस्ट खाली हो तो काफी वो नरेंद्र मोदी खाली नहीं करना चाहते, क्या बात है। उनकी माता जी जो है वो एक्चुअल फांसीवादी परिवार में जन्मी हुई है। वो जो आप बिल्कुल, उनके नाना जी जो थे वो फैसिस्ट मुसोलिनी की फैसिस्ट फोर्स में थे, और उनके ब्याह पे उनको रशिया भेजा गया था, रशिया के लिए काम करने के लिए। वो तो इतिहास ये तो तथ्य है। तथ्य है बिल्कुल। लेकिन फासिस्ट मोदी है, तानाशाह मोदी। तो यही तो इनका झूठ है ना, यही तो झूठ है। बार बार कहते हैं मोदी तानाशाह है, पूरा चुनाव इसी पर लड़ गए, मोदी तानाशाह है। मोदी मीडिया से डरते हैं। एक्स रॉ चीफ है विक्रम सूद, उनकी नैरेटिव्स पे एक किताब है, और नैरेटिव की उनकी परिभाषा ही यही है कि नैरेटिव वो है जो सत्य ना हो। सत्य ना हो। खान मार्केट के तो बाकी यदि सत्य है बिल्कुल, तो वो फैक्ट है, फिर वो नैरेटिव नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नैरेटिव वो है जो झूठी बातों से बनाकर गढ़ा जाए। वो नैरेटिव है। भारत के बारे में पश्चिम ने एक नैरेटिव बना दिया है, हम अभी तक उससे जूझ रहे हैं। एग्जैक्टली, हाँ, उसी नैरेटिव से जूझ रहे हैं। और वो नैरेटिव खत्म होता है, अगर खत्म करने की बात होती है तो एक नया नैरेटिव चिपका दिया जाता है। अब जैसे ये देखिए ना, अब मुझे याद आया कि श्रीलंका में इतना बड़ा संकट आया था कि वह राष्ट्रपति भवन के अंदर लोग घुस गए थे, राष्ट्रपति के कबर्ड खोल के उनके कपड़े पहन के घूम रहे थे। तो राहुल गांधी जी ने उस वक्त क्या कहा था? उन्होंने कहा था भारत श्रीलंका के रास्ते पर है। रघुराम राजन ने क्या कहा था? भारत की अर्थव्यवस्था 5% तक पहुंच जाएगी तो बड़ी बात होगी। ये सब लोग कह रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था डूबने वाली है। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो नैरेटिव क्या बनाया गया था, सच क्या निकला? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि भारत की अर्थव्यवस्था का सच क्या है और इनका नैरेटिव क्या होता है। यही झूठ, जो झूठ है वही नैरेटिव। सभी दुखी आत्मा है, सभी दुखी आत्मा है। मतलब ये लगता है कि सबके सब जो है, सबका रोजी रोटी चला गया, धंधा पानी उठ गया। भारत विकास कर रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ रही है, वो इनको बहुत दुख होता है। वो इनका जो है बोलते हैं रोया दुखी होता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ये स्वीकार है। अरे साहब, वो तो ये टिकट लेके चुनाव लड़ा है। सुनिए, सोचिए, जो आदमी खुलकर कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, उस गैंग का सदस्य था, आज जो है वो दिल्ली में देश भारत की राष्ट्रीय पार्टी की ओर से उसको टिकट मिला है। एकदम, ये अलग बात है कि हारेगा बुरी तरह से। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो सही बात है। लेकिन इनकी जो प्रतिबद्धता है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति, वो तो स्पष्ट दिख जाती है। तो ये जितने भी है वो खान मार्केट गैंग वाले जिनको आपने कहा है, मुझे लगता है कि इनकी यदि एक शब्द में परिभाषा की जाए तो ये सबके सब जो है वो भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते। हाँ बिल्कुल, उनको भारत टुकड़ों टुकड़ों में चाहिए, भारत एक राष्ट्र के रूप में नहीं चाहिए। वो दिलीप चरियन ने भी परिभाषा की थी ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल, आपको ध्यान हो, बिल्कुल, इट इज अ कलेक्टिविटी ऑफ वॉरिंग ट्राइब्स। बिल्कुल, वही चाहते हैं हम, वॉरिंग ट्राइब्स हैं, बस वही चाहते हैं। हम एक सभ्यता मूलक देश नहीं है, हमारे एक राष्ट्र के रूप में परिभाषा नहीं हो सकती। जो अंग्रेजों ने कहा है वही सच है, वही सच है। तो वही सच लेकर चल रहे हैं, बाकी सब झूठ अपना। और इसीलिए हार रहे हैं क्योंकि जो हमारी जो पब्लिक है वो अपने आप को भारत से एकजुट देखती है, वो अपने भारत से एक आत्म
देखती है। हमारे तो डीएनए में है ना, हम तो समझ रहे हैं चीजों को, तो हम जब झूठ देखते हैं तो खराब लगता है ना। तो भारत का व्यक्ति जो है, भारत का एक आम वोटर, अब आप देखिए चुनाव में एक महिलाएं जो हैं कैसे, मैं देख रहा था बनारस वगैरह में भी, और बहुत सारी बाइट्स आती हैं, खान मार्केट गैंग के सदस्य जो बाइट लेते हैं उन्हीं की बाइट निकलती हैं। वो मोदी को किस तरह से प्रेज करते हैं कि मोदी ने इतना कुछ दिया, तो हम मोदी को नहीं करेंगे तो किसके लिए वोट करेंगे, ऐसा ऐसा। और दूसरी तरफ जो है आप कहते हैं कि ये व्यक्ति फासिस्ट है। तो जनता तो समझ रही है ना, जनता को कोई इनको भारत की जो चेतना है उसकी समझ नहीं है। बिल्कुल। देखिए, भारत की जो मूल चेतना है वो कृतज्ञता की है। हम्म, हमारे यहाँ पंच ऋण की महत्ता है। हाँ बिल्कुल। हम 5 ऋण जो है वो पालते हैं कि मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब हम अपने ये 5 ऋण नहीं चुका देते। इसमें देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, भूत ऋण है और मानव ऋण है। भूत ऋण का मतलब प्रकृति का। तो प्रकृति का ऋण है, मानव ऋण है, और ये आपके जो ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये आपके जो देव ऋण, तो इसको जो है हमारा खान मार्केट समझ नहीं समझ सकता कि ये हमारे चेतना की गहराइयों में बसी हुई है। एग्जैक्टली। और इसको जो है वो पश्चिमी शिक्षा से आप कितना ही इसको आप दबाने का प्रयास करें, जो नीचे बीज है वो अंकुरित हो ही जाता है। क्योंकि विदेशी मानसिकता इनकी है, विदेशी इनका मूल है, विदेशी समझ है, इसलिए भारत को नहीं समझ सकते। एक यूनियन मिनिस्टर थे, तब कांग्रेस में थे, अब भारतीय जनता पार्टी में है। अब भारतीय जनता पार्टी में है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी में भी खान मार्केट कहेंगे और चुनाव भी लड़े हैं। मेरा जिला लखीमपुर खीरी है मूल, वो लखीमपुर खीरी के ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लड़ते थे। तो यंग थे उस समय, बहुत यंग, अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं, 45 के आसपास होंगे। उन्होंने एक बात मुझसे कही थी कि देखिए साहब, मैं तो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ना ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वहाँ का व्यक्ति यदि आप उसके लिए काम करिए तो वो कृतज्ञता बिल्कुल बरतता है। बिल्कुल। तो शहरों में नहीं है वो चीज़। शहरों में दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि अर्बन वोटर भी मोदी का फैन है बेसिकली, लेकिन गांवों में ये कृतज्ञता का अभाव हमारे शहरों से अधिक है। बिल्कुल। वो संभवतः इसलिए क्योंकि शहरों में जो भारतीय चेतना है वो थोड़ी सी कम रही है, वापस बढ़ रही है, वो बात अलग है। तो ये बात जो है ये खान मार्केट गैंग की समझ में तो नहीं समझ में नहीं, उनको शायद अगर समझ में भी आती भी होगी तो भी सवाल ये है, अपना धंधा पानी थोड़ी बंद कर सकते हैं। तो धंधा पानी तो इसी से चलता है उनका, अगर वो ये सब नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। तो इसलिए वो अपने अब खान मार्केट गैंग के बारे में एक बात आपसे भी, क्योंकि आप तो इन लोगों के बीच में रहते हैं, रोज ही बुलाते हैं रोज ही उनसे संवाद करते हैं खान मार्केट गैंग वालों से। मेरे यहाँ तो आते ही नहीं है, मतलब जब भी बुलाता हूँ तो पलट जाते होंगे। मैंने तो रोमिला थापर को भी बुलाया था, मैंने तो योगेंद्र यादव को भी लिखा था, सबको लिखा था मुझे। कई लोग तो जवाब ही नहीं देते। रोमिला थापर ने तो बड़ा विचित्र उत्तर दिया। अच्छा, कि मैं उस समय राजस्थान के दौरे पर होंगी इसलिए नहीं आ पाऊंगी। अच्छा गजब है, राजस्थान के दौरे पर होगी तो लेकिन जयपुर नहीं आ पाऊंगी। क्योंकि लोग भागते हैं, इनके पास फैक्ट्स नहीं है, तथ्य नहीं है, सच नहीं है इनके साथ, इसलिए लोग भागते हैं। मैं जो पूछना चाहता था वैसे खान मार्केट गैंग के इनकी जो मानसिकता है उसके संदर्भ से, कि क्या ये जो अभी भी जो वर्तमान जो चुनाव चल रहा है, और आप ये देखेंगे कि चुनावों में भी जब ये विश्लेषण करने चलते हैं, ये सीट है और वो सीट है, और उनका जब का सबका विश्लेषण जब करने चलते हैं, तो वही पुराना डर्रा 25 साल पुराना कि ये जाति इतनी, ये जाति इतनी, ये जाति इतनी, और इसलिए ये जीत। आपको लगता नहीं कि इनके टूल्स पुराने पड़ गए हैं, गोतरे पड़ गए हैं इनसे औजार? इसीलिए तो बार बार ये पकड़े जाते हैं, इसलिए तो इनका झूठ। अब जैसे दिल्ली की आप कन्हैया कुमार की सीट की बात कर रहे हैं, वहां लोग कह रहे हैं कन्हैया कुमार जीत जाएगा। क्यों जीत जाएगा? क्योंकि वहां बिहारी और मुस्लिम बड़ी तादाद में। तो सीधा से इन्होंने फैक्टर लगाया, अच्छा मुस्लिम है वो तो इसी को देगा, क्योंकि शायद भारत का सारा मुस्लिम टुकड़े टुकड़े ही चाहता है, और बिहारी है
तो क्योंकि कन्हैया कुमार, ये नहीं देख रहे कि उसी बिहार से कन्हैया कुमार 5 लाख वोट से हार के आया था, ये नहीं देख रहे। लेकिन ये कह रहे बिहारी है तो ये कन्हैया कुमार को वोट देंगे, तो बिहारी और मुस्लिम मिल जाएंगे तो कन्हैया कुमार जीत गया। तो टूल इनके वही है, घिसे पिटे टूल हैं कि मुस्लिम जोड़ दो, यादव जोड़ दो, अच्छा 10% तो ब्राह्मण नाराज बैठा है वो इधर आ जाएगा, उसी टूल पे चलते हैं। और ये इनको समझ ही नहीं है, इसलिए बार बार मुंह की खा रहे हैं, बार बार ये लोग पिट रहे हैं। तो ये इनका भी है, क्योंकि इनके टूल नए नहीं है। इनका एक पूरा क्या कहते हैं, इनका एक टूल किट है, उस टूल किट को खोलते हैं, उसमें से अपना वही पुराने चीज़ें निकालते हैं और भाग जोड़ जमा घटा किया बना के फॉर्मूला अपना दे देंगे, तो फिर पिटना तय है। जबकि ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो सबसे बड़ा योगदान है वो ये है कि ये जातियों वाली जो गणना है जिसके प्रति राहुल गांधी इतना लालायित है, वो जो जातियों वाला गणित है वो कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया, बहुत पीछे छोड़ दिया। वो तो पूरा टूट ही गया था, ये सारा जातिगत समीकरण था, उसी को तो रिवाइव करने की कोशिश इस चुनाव में हो रही है। आप देखिए कि जो 2014-2019, देखिए इस मामले में कांग्रेस एक कैलकुलेटिव मूव चल रही है, क्योंकि उनको ये तो समझ आ गया कि भाई नरेंद्र मोदी की ताकत ये है कि उन्होंने जाति का जो समीकरण था तोड़ दिया। तो राहुल गांधी जो कहते थे कि मैं जातियों को नहीं मानता, जाति के आधार पर वोट नहीं मांगना चाहिए, वो कांग्रेस जो कहती थी जात पे ना पात पे कमर मोहर लगेगी हाथ पे, आज वो फिर से जातिवाद समीकरण में आ गए। तो सिंपल सा फैक्टर ये है कि अब वो उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ताकत नरेंद्र मोदी की थी उसी ताकत को तोड़ा जाए। तो इसलिए जातिगत का ये पूरा कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है, पूरा चुनाव उसी पर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनता अब इससे दोबारा इनके गेम में फंसेगी। जी। एक और जो है वो बात ये लोग करते हैं और वो ये कहते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी ने चुनाव हिंदू मुस्लिम कर दिया, और ये जो है वो जो सर्वश्रेष्ठ बहाने जब आएंगे उसमें से उनमें हाँ ये होगा कि चुनाव हिंदू मुस्लिम हो गया था। जिस समय हम बात कर रहे हैं कुछ ही देर में, कल मैंने एक रिकॉर्ड किया था एक इंटरव्यू, उसमें मैंने एक हमारे मित्र हैं सुमित पीर जी, तो उनको मैंने राहुल गांधी मान लिया था। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया, तो उस तरह मैंने उनको राहुल गांधी की आत्मा का प्रवेश करा के और मैंने उन्होंने एज राहुल गांधी प्रश्न पूछे थे। और प्रश्न यही थे कि भाई 10 सर्वश्रेष्ठ बहाने कौन से होंगे। तो 10 सर्वश्रेष्ठ बहानों में नंबर 2 पे था कि ये हिंदू मुस्लिम कर दिया नरेंद्र मोदी ने, और मुस्लिम रिजर्वेशन ले आए और ये सब ले आए, ये नहीं लाना चाहिए था, देश को तोड़ रहे हैं। आप ये सोचिए हिंदू मुस्लिम देश का चुनाव कब नहीं था? जिस दिन से बीजेपी का जन्म हुआ, जनसंघ बनी, तब से इस देश का मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। तो हिंदू मुस्लिम कब नहीं था? क्योंकि बीजेपी को, जनसंघ को यह माना गया था कि ये तो हिंदुओं की पार्टी है। तो जब बीजेपी नहीं कहती थी, जब मोदी नहीं थे, तब भी वोट इसीलिए पड़ता था कि भैया हम मुस्लिम हैं, हमको बीजेपी को हराना है। तो हिंदू मुस्लिम तो हमेशा था। आप बीजेपी को एक ऐसी पार्टी जो कट्टर हिंदू आप प्रोजेक्ट करते रहे, ठीक है, इसलिए करते रहे ताकि मुस्लिम वोट ना दें। और आपको पता है हिंदू बटा हुआ है, हिंदुओं को जाति में बांटेंगे और अपना एक फॉर्मूला बन गया। तो आज हिंदू मुस्लिम थोड़ी हो रहा है, आज तो नरेंद्र मोदी ने एक्सपोज कर दिया इनको। आप सोचिए ये हिंदू मुस्लिम कैसे बना? हिंदू मुस्लिम तब से बना जब ये कहा गया कि भाई मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होगा। अब ये पहला हक अल्पसंख्यकों का होगा, खासकर मुसलमानों, विशेषकर। तो अब ये जो बात कही थी, अब इसको भी फैक्ट चेक कर दिया ललन टॉप ने और क्लिप कटुआ ने, कहा कि ये तो मनमोहन सिंह का भाव नहीं था। लेकिन थोड़े दिन बाद मनमोहन सिंह की एक भाव पता है उनको? हाँ, उन्होंने मतलब भाव कौन सा भाव? उन्होंने कहा जी ये तो झूठ बोल रहे हैं। जबकि मनमोहन सिंह का दूसरा क्लिप आ गया जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बात पर अडिग हूं और मैं इस बात पे कायम हूं कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों का है। तो वहीं से हिंदू मुस्लिम हो गया ना। जब आप, और फिर ये चीजें आज मुझे लगता है हर चुनाव में नरेंद्र मोदी एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि चुनाव में लोगों को एजुकेट करना भी बड़ा जरूरी होता है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर 2014 के चुनाव से पहले अगर कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए
देश की राजधानी दिल्ली के 123 संपत्तियां वक्फ के नाम कर देती हैं। और अगर कांग्रेस ये कहती है कि हिंदू आतंकवादी था, अगर कांग्रेस ये कहती है कि भाई संसाधनों पर पहला मुसलमानों का है, तो क्या किसी पॉलिटिशियन की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि हर चुनाव में कांग्रेस की ये बात याद दिलाए? या तो कांग्रेस डिनाई करे कि वो इस लाइन से हट गई है, अब नहीं मानते हम कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यक, या तो डिनाई करे कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। और अगर आप डिनाई नहीं कर रहे तो मुझे लगता है हर पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी है कि याद दिलाना इस पार्टी ने ये काम किया था। तो उसमें क्या गलत है? हिंदू मुस्लिम इसमें कैसे हुआ? ये तो एजुकेशन का काम है, ये तो एजुकेशन का काम है। जातीय जनगणना पर इतना क्यों फोकस है हमारे? इसलिए क्योंकि वही जाति राहुल गांधी जी का आश्चर्य की बात यह है कि जातीय जनगणना की बात ना तो अखिलेश ने की, ना तेजस्वी ने की, ना तो आपके जो गौर जातिवादी द्रविडियन पार्टीज हैं उन्होंने की, ना ममता बनर्जी ने की। और राहुल गांधी, जैसा आपने कहा, न जात पे न पात पे और मोहर लगेगी हाथ पे, वो जो है वो पूरी तरह से जातीय जनगणना में लगे हुए हैं। उनको ये भी होश नहीं है कि जातीय जनगणना का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जो व्यक्ति जातीय जनगणना की बात करे, जो व्यक्ति जातिवादी पार्टी बनाए, वो उसी जाति का होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। राम मनोहर लोहिया पिछड़ों के अधिकारों के प्रति बड़े सचेत थे, लेकिन वो इस प्रकार की पार्टी नहीं बना पाए। बिल्कुल बिल्कुल। संभवतः इसलिए कि वो उस जाति के नहीं थे। सही बात है, बिल्कुल। और जब उन जाति वाले जब वो आए, यानी जयप्रकाश नारायण भी, क्योंकि कोई पूर्ण तरह समाजवादी तो थे वो, लेकिन जातिवादी पार्टी वो भी नहीं बना पाए। बिल्कुल। जातिवादी पार्टी कब बनी? जब मुलायम आए, जब लालू आए, जब इस प्रकार के लोग जो है वो आए और उन्होंने इस प्रकार के कार्य आरंभ किए, जब मायावती आई, कांचीराम आए, तब जाके जातिवादी एक जाति पर आधारित पार्टी बनी। तो ये किस जाति पर आधारित पार्टी बनाएंगे? दत्तात्रेय कौल के, दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण के ऊपर आधारित कोई पार्टी बनाएंगे? क्या करेंगे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना कि आपकी साधारण, हो सकता है अपना गोत्र और वर्ण परिवर्तित कर ले, मुझे नहीं मालूम, कर सकते हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं भाई? हाँ, भारत में तो लिखा हुआ है वो बात ठीक कि भाई आप अपना वर्ण परिवर्तित कर सकते हैं। ये अलग बात है कि अगर इन्होंने ये कह दिया तो सब द्रविडियन वाले इनको डिसोन कर देंगे और लालू और तेजस्वी भी डिसोन कर देंगे, क्योंकि नहीं वर्ण तो जो है वो परिवर्तित नहीं हो सका, मैं कॉलेज ही कह गए। फिर तो मनुवादी व्यवस्था में आप चले जाओ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे एक चीज और है, जैसे इसी में ये जो इनकी जो ब्राइट स्पार्क आया है इस बार, जबकि ये पूरी की पूरी चीज जो थी वो हमने देख ली कि वो स्टेट इलेक्शंस में नहीं चली। हाँ। जबकि स्टेट इलेक्शन में उसके चलने के अधिक कारण हो सकते हैं, चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, कारण अधिक हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो है इसको ये यहाँ पर लागू, ये फ्रस्ट्रेशन है ना भी, और मुझे लगता है कि होता है ना कि कुछ में फ्रस्ट्रेशन है कि मूर्खता है? ये मूर्ख फ्रस्ट्रेशन है। ये मूर्खता भरी फ्रस्ट्रेशन है। एक तो फ्रस्ट्रेशन में कई बार आदमी जो है कुछ खतरनाक भी कर देता है, कई बार मूर्खता कर देता है, तो मैं कहूँगा। और दूसरी बात एक और इन्होंने कहा एक्सरे कराएंगे, संपत्ति का बंटवारा करेंगे। तो मैं बार बार कांग्रेसियों से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई संपत्ति के बंटवारे का फॉर्मूला बताओ। मैंने कई जगह इसको मैंने कहा देखिए, अशोक श्रीवास्तव की संपत्ति 10 लाख रुपए है, नरेंद्र मोदी की संपत्ति 3 करोड़ रुपए है, राहुल गांधी की संपत्ति 20 करोड़ रुपए है, मल्लिकार्जुन खड़गे की संपत्ति जो है वो 50 करोड़ रुपए है। नहीं, उनकी तो 80 करोड़ रुपए मेरे। अरे और भी ज्यादा है। अच्छा, और वो इनके कर्नाटक वाले जो नेता है अरबपति है, लेकिन उसके बाद भी जो है उन्होंने अपना तो आप जाति नहीं छोड़ी उन्होंने। तो फिर सवाल ये कि ये आप संपत्ति का बंटवारा कैसे करेंगे? क्या राहुल गांधी की संपत्ति में से नरेंद्र मोदी को मिलेगा? एक क्लू देता हूँ, तो क्लू देता हूँ। एक जो हमारा जो मार्क्सिस्ट नैरेटिव है और पोस्ट मॉडर्निज्म वगैरह है, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरसेक्शनैलिटी। तो वो इंटरसेक्शनैलिटी में जो हायरार्कीज है वो डिफाइंड है। तो जिसमें जो है वो माइनॉरिटी है वो चाहे जैसी भी हो वो नीचे ही है,
महिलाएं हैं, वो खरबपति भी हो नीचे ही। तो भी वो नीचे ही हैं। हम्म। इसीलिए एक बार मैंने पूछा था, क्या हुआ कि साहब एक ऑटो वाला था, हम्म। उसने एक महिला को टक्कर मारी नहीं, बल्कि टक्कर होते होते बच गई। हम्म। लखनऊ की बात। महिला ने उसकी पिटाई कर दी। तो वो पूरा जो नैरेटिव था वो महिला के साथ आ गया, जिसकी पिटाई हुई थी उसके साथ नहीं आया। हाँ। अब 4-6 घंटे बाद पता चला कि पिटने वाला मुस्लिम था। अब कहानी उसके बाद साहब कहानी पलटाई तो क्या, वो थोड़ा सा जैसे होता है ना सांप सूंघ गया वाली बात, हाँ। वो वाली बात। तो हाँ। मैंने क्वेश्चन पोज किया कि भाई आपके जो इंटरसेक्शनैलिटी के प्रिंसिपल्स हैं उसमें नीचे कौन है? सही। आपका जब इन्होंने वो टारगेटेड कम्युनल वायलेंस वाला बिल बनाया था और उसमें हिंदुओं को बाय डिफॉल्ट जब वो किया था दोषी मान लिया। तो उसमें ये इंटरसेक्शनैलिटी प्रिंसिपल ही था। और आपको मेरी सलाह है कि आप जरा इस इंटरसेक्शनैलिटी प्रिंसिपल को ध्यान से दोबारा पढ़ें, किसी मार्क्सिस्ट गुरु से इसके ऊपर ज्ञान लें, और उसके बाद जो खान मार्केट गैंग वाले आपके यहाँ आते हैं उनके सामने प्रश्न रखें। अब मेरे इतना वो भी है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन उनसे ज्ञान लूं, इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं मेरे। उनसे ज्ञान तो नहीं लेना मुझे। इंटरसेक्शनैलिटी पे उससे अच्छा कौन समझाएगा? उनको उनसे समझना चाहिए जरूर कि भाई इसके पीछे क्या थ्योरी और आज ये कैसे लागू होता है। ये बात जरूर आपने की, इसको समझने की जरूरत है। तो इसलिए जब ये बने हुए हैं ना, इसको बोलते हैं डॉगमा। मैं कई बार मैं कहता हूँ कि भाई ये संसार में जो अब्राहमी मजहब है वो 3 नहीं है, 4 है। भाई 3 तो हम मानते हैं, आपके जुडाइज्म, हालांकि जुडाइज्म चूंकि वो कन्वर्शन में बिलीव नहीं करता तो वो लोगों के लिए खतरनाक। हाँ। फिर क्रिश्चियनिटी और आपके इस्लाम ये खतरनाक है, क्योंकि ये कहते हैं कि जब तक पूरा विश्व जो है वो नहीं कन्वर्ट होगा, क्रिश्चियन नहीं होगा या वो नहीं होगा, तब तक रास्ता नहीं मिलेगा जन्नत में जाने का। और चौथा जो है, जो सबसे खतरनाक है, वो है मार्क्सिज्म। सही। क्योंकि सिद्धांत इसके भी वही है, पूरी तरह से वही है, बिल्कुल उसी प्रकार से रूढ़ियों पर आधारित है। या तो और उन रूढ़ियों से आप बाहर नहीं जा सकते। एकदम अधिक से अधिक ये कहते हैं कि वो उनका एक ईश्वर है, इनका एक निरीश्वर है। ईश्वर है। सही, बिल्कुल है वही उल्टा, एग्जैक्टली, लेकिन है वही अंधविश्वास। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे उनका अंधविश्वास है कि भाई एक कोई ऐसा एक कोई ईश्वर है जो वो 7वें आसमान पर बैठा है, वैसे इनका है कि नहीं, ईश्वर नहीं है, नहीं है। बात एक ही है। बिल्कुल। तो इनको आप उन्हीं डॉगमा से, जैसे एक आते हैं आपके विवेक श्रीवास्तव आते हैं, जी 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 आते हैं ना, हाँ आते हैं। उनको मैं विवेकहीन श्रीवास्तव कहता अच्छा। विवेकहीन श्रीवास्तव, अच्छा। हूँ। वो इसलिए कि वो विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, वैसे वो उन्हीं रूढ़ियों पे चलते। आप कभी एग्जामिन करके देख लीजिए। हाँ, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अगली बार। कोशिश करूंगा अगली बार उनसे ये सवाल पूछने की। तो अब इसी के साथ अब आज की ये चर्चा जो है हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। आनंद आया आपसे इस पुस्तक पर चर्चा करके। दर्शकों को एक बार पुनः मैं बता देता हूँ भाई, देखिए खान मार्केट गैंग से यदि आपको परिचय करना हो, खान मार्केट गैंग के पास जाना हो, तो आप इस पुस्तक से पूरी तरह से अपना तादाद में बनाइए और इसको पढ़िए और ये जानिए। लेकिन इसमें एक चीज़ लैकिंग है, मैं अशोक जी से कहूँगा कि इसमें कृपया खान मार्केट गैंग के अप्लाई करने का जो पता है और जो फॉर्म है वो इसमें और डाल दें, तो इसमें और 4 चांद लग जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। अगली बार जो अगला संस्करण होगा उसमें मैं कोशिश करूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे पास आने के लिए और आज की चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।